हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? अ वेरी वार्म वेलकम टू पीडब्ल्यू। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मैं नजर आ रहा हूं? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं सभी को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो आप बच्चों? आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। वॉइस नहीं आ रही है? हेलो सर आपकी हेलो वॉइस नहीं आ रही है। हेलो हेलो। आ रही है? अब जा यस रही है? अब सर, आ अब रही है आई वॉइस? अब आई। अब आ रही अब है? आई सर। ओके ओके हाँ ओके। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड अस्सलाम इवनिंग। वालेकुम कैसे हो सर। गुड सर बच्चों? इवनिंग आज आप सर। बहुत क्यूट सर लग आप रहे हैं कैसे सर। हैं? मैं बहुत क्यूट लग रहा हूं। मैं तो हुई बहुत क्यूट बच्चे। आप भी बहुत क्यूट हो। ठीक है। ओके। कैसे हो? आज तो फिर भाई इतना इंटरेस्टिंग मैच तो नहीं आ रहा कि आज कोई अपना फोन चलाए। अगर कोई चलाता हेलो ना हम तो सब सर। इसका बढ़िया सर, फोन आप सही रख है ना लिया सर? जाएगा। ठीक है। सर आप कैसे हो आज? मैं आज बहुत बढ़िया हूँ बेटा। पहले से तो बहुत बेटर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके। गुड इवनिंग सर। जय श्री राम वेरी गुड सर। इवनिंग। मुजफ्फरपुर में बड़ी हलचल नजर आ रही है भाई। सेटल हो जाए अपनी अपनी सीट्स पे, एक बार सभी बैठ जाओ ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं ना लेक्चर। वेरी गुड जय श्री इवनिंग। राम सर। जय श्री राम। ओके। बैठ जाएं आप एक वो बार, अपनी अपनी होमवर्क सीट पे दिए थे। सेटल हो जाएं। वॉइस सब जगह सही आ रही है ना? पहले वॉइस एक बार चेक कर लो, क्योंकि बीच में फिर आप बोलते हो कि सर सर वॉइस कल नहीं आ रही क्लास थी। होगा। हाँ जी। सर कल क्लास होगा। वीडियो एंड ऑडियो सर, ओपी। कल क्लास होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्लास है कल। बिल्कुल होगा कल क्लास। क्लियर? ऑल क्लियर? ऑल सेट? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। ओके। चालू कर रहा हूं फिर मैं आज का गुड इवनिंग लेक्चर। सर। सर वेरी गुड इवनिंग, सर वेरी आप गुड इवनिंग। होमवर्क दिए थे हेलो उसका आंसर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हेलो। हाँ, हेलो हेलो मत गुड बोलो, इवनिंग आगे सर। बोलो। गुड इवनिंग। सर बोलो, आप कुछ कह रहे थे? क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन दिया था? क्या क्वेश्चन दिया था मैंने? हाँ सर, होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे जिसमें सेंटर ऑफ मास निकालना था, तो आंसर था -r/2 कॉमा अच्छा, एक 0। क्वेश्चन दिया था मैंने। हाँ, मुझे याद आ गया। एक क्वेश्चन मैंने दिया था। याद आ गया, उसका मुझे याद आ आंसर गया, है ना? -r/2 कॉमा 0। क्या था? कितना मास दिया था इसमें? डिस्क का कितना मास लिया था सर हमने? 5m। 5m, है ना? और क्या कट किया था यहां से हमने? एक डिस्क कट किया था, ऐसे किया था ना? रेडियस कितना दिया था डिस्क का? सर 3r। 3r डिस्क। टोटल डिस्क का रेडियस दिया था और इसमें से एक ऐसी डिस्क कट की थी, है ना? और मैंने आपसे जी पूछा था कि सेंटर ऑफ मास कितना पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना? जी सर। ऐसे ही किया था ना हम लोगों ने? याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, कुछ इस सर तरीके से ही हम आपका लोगों ने। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। सर यार इसका अभी आंसर -1/2 होगा। -r/2 यही काफी बच्चों यस का आ रहा सर। है ना? हाँ, क्या? हाँ, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा? कहाँ कोई अभी बोल सर रहा था वॉइस क्लियर भागलपुर नहीं आ रहा? में। किधर? सर भागलपुर में। भागलपुर में? बाकी हर जगह वॉइस क्लियर है? यस सर। यस सो सर। भागलपुर में यस क्या सर। वॉइस टेस्टिंग नहीं हुआ था पहले? वहां वॉइस क्यों नहीं आ रहा है क्लियर? बाकी सब में अगर क्लियर है तो इसका मतलब वहां इशू है। यस सर। भागलपुर में क्या आ रहा है? वॉइस में इशू क्या आ रहा है? कोई ब्रेक हो रही है वॉइस, या लो आ रही है? कैसा इशू है? सर वॉइस आ सर रही है। फटा फटा सा आवाज आ रहा है। फटा फटा सा आ रहा है तो बेटा वो स्पीकर चेंज होंगे आपके। आप एक बार उनको रिक्वेस्ट वहां डालना बेटा, क्योंकि यहां से प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो वहां स्पीकर में कोई प्रॉब्लम है जो वहां से इशू रिजॉल्व होगा, है ना? ठीक है ना? ये वहां ठीक के कोऑर्डिनेटर ठीक कर सकते हैं। वो यहां से बिल्कुल सही जा रहा है। अगर यहां से दिक्कत आता तो हर एक बैच में ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है? ठीक सर, थैंक यू सर। ओके। ठीक है। हाँ तो बच्चों, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व किया था? काफी बच्चों ने आंसर इसका कितना बोला है? सर -r/2। अच्छा, -r/2। कैसे करें? जिसने सॉल्व किया कोई मुझे बताना चाहेगा? आज आप लोग सॉल्व कराओगे। कैसे करें इस क्वेश्चन को? कैसे सॉल्व किया तो जाए? पहले वो स्मॉल सर डिस्क का पहले हम लोग मास m निकाल डैश लेंगे। निकालेंगे। इसका मास कितना आएगा? सर सर इसका इसका आएगा मास आएगा -5m/4। माइनस 1.25m। मतलब इसका 5m/4। 5m/4। जी सर, ये हाँ सर। तो ठीक है। ये कैसे निकाला? कोई बताना चाहेगा ये कैसे आया? सर वही एरिया मास डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के हम एग्जैक्टली लोगों ने निकाला था। आप एक काम कर सकते हो, अगर किसी को इसमें डाउट है तो इसका मास m डैश मान सकते हो। तो आप फिर से वही कर सकते हो। आप 5m, इसका टोटल डिस्क का मास कितना है? 5m डिवाइडेड बाय इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा? पाई इंटू पाई 3r का 3r स्क्वायर। स्क्वायर। और इसका मास नहीं पता तो इसका मास m डैश, और इसका एरिया तो हमें पता है ना। ये रेडियस कितना है बेटा? इसका रेडियस कितना होगा? 1.5r। है ना? 3r/2 1. यानी 1.5r भी आप लिख सकते हो। तो आप इसका लिख सकते हो पाई इंटू 3r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? सो यहां से कितना आ गया आपका? m डैश कितना आ गया? अगर हम ध्यान से देखोगे पाई से पाई कट जाएगा। 5m/4। ठीक है ना? सो आप देख सकते हो यहां से m
डिवाइडेड बाय मैं लिख सकता हूँ 9r² और यहां से मैं लिख सकता हूँ m डैश और यहां से लिख सकता हूँ 9r² डिवाइडेड बाय 4, है ना, यही आ गया ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे 9r² कट जाएगा तो आपका जो मास आएगा m डैश वो कितना आ गया 5m/4। 5m/4। आपको लगता है कि ये स्टेप इतना करने आप लोगों ने ऐसे ही निकाला था या फिर कुछ और किया था, ये बताओ बस सर मुझे ऐसे इतना ही बताओ। निकाला सर ऐसे ही ऐसे निकाला था। था बट इसको इससे छोटे तरीके से क्या निकाल सकते थे, सोचना है क्या सर इसको और छोटे तरीके से कर सकते थे। मुझे एक बात बताओ, सोच के बताओ, जब मेरी डिस्क का रेडियस का मास जब मेरी पूरी डिस्क का मास m था और रेडियस r था और आप यहां से ये डिस्क काट देते थे r/2 तो कितना आंसर आता था, मास कितना आता था इसका m/4 आता था। m/4। क्या यहां भी यही नहीं हुआ, इसका मास 5m है तो इसका क्या 5m/4 नहीं हो गया, बस इसका मास अब m की जगह क्या है बोलो 5m है, तो क्या इसका भी 5m/4 नहीं हो गया। थोड़ा ध्यान दिया आप लोगों ने इस चीज को, है ना। यानी कि अच्छा सर 5m मतलब हमारा आंसर यही आता है, हम इतना समझे। अगर मेरी पूरी डिस्क का मास क्या है, कुछ भी मास है, उसमें से अगर मैं ऐसे आधी डिस्क काट लेता हूं ना, आधे रेडियस की डिस्क काट लेता हूं तो इसका जो मास हमेशा होता है ना वो पूरी डिस्क के मास के डिवाइडेड बाय 4 होता है। अगर मैं यहाँ 20m दे देता तो आंसर क्या आता 20m/4। अगर मैं यहाँ 100m दे देता तो यहाँ आंसर क्या आता 100m/4। क्या ये एक स्टेप में कर सकते हैं, यहां आप अपना टाइम बचा सकते हो। समझ में आ रहा है क्यों बता रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि जरूर आपका आंसर सही आ गया पर आपने यहाँ थोड़ा सा टाइम दिया होगा। 100% या 5 से 10 सेकंड तो लगे होंगे, है ना। एडमिट करते हो इस बात को, क्या वो टाइम बचा सकते हैं हम थोड़ा सा। ये किस किस को समझ में आ गई बात की सर ये बात हम याद रखेंगे कि जब पूरी डिस्क का मास है, आप इसको भूल जाइए m है या 5m है, हम ये याद रखें डिस्क का मास अगर हमें पता है और इसमें से अगर हम ऐसे एक डिस्क काट देते हैं, मतलब पूरी डिस्क का रेडियस जो भी है इसका रेडियस उसका आधा ही होगा। अगर मैं इसका मास निकालना चाहता हूं, इसका मास पूरी डिस्क के मास के डिवाइडेड बाय 1/4 मतलब 1/4 मास ही होगा इसका। ठीक है ना, एक स्टेप बच जाता है ना यहां से बच्चों। और बताओ और क्या कर सकते हैं, जल्दी से सोचो। हमारा ओवरऑल आंसर क्या आया था वहां, याद करो ओवरऑल आंसर क्या आया था, बाकी चीजें छोड़ो। हमारा आंसर उस केस में कितना आया था, इस वाले केस में कितना शिफ्ट किया था वो बोलो r/6 पे। कहां शिफ्ट किया था बोलो -r/6 पे, यही शिफ्ट किया था ना पीछे इस वाले क्वेश्चन में। और यहां शिफ्टिंग कितनी है, यहां रेडियस कितना है हमारा, यहां रेडियस कितना है मेरा, r की जगह कितना है 3r/6, यानी कि शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी -r/2 पे। क्या हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं इसका आंसर। बात क्लियर है, क्या ये वन स्टेप में भी कर सकते थे। अगर आपको इसका आंसर याद है कि सर इसमें r/6 पे शिफ्ट होता है, जैसे कि बच्चों को रट जाता है कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन हो गया है, अगर हम पूरी डिस्क में से एक आधी डिस्क काटेंगे तो उसका आंसर तो सभी को पता है r/6 होगा। अब डिस्क का मास 5m कर दिया मैंने, उससे क्या फर्क पड़ता है सर, डिस्क के मास पे आंसर डिपेंड करता ही नहीं है, यानी कि डिस्क के मास पे आंसर को डिपेंड करना ही नहीं था। अगर आप यहां से कोई डिस्क काटते हो, जो भी आपका रेडियस है डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स उतना शिफ्ट होता है, हमें ये याद रखना है। यानी कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में ये याद रखना था सर डिस्क का मास जो मर्जी हो, क्या फर्क पड़ता है, उससे आंसर फाइनली डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि आप यहां से ये डिस्क काट रहे हो और इस डिस्क का रेडियस हमें नहीं पता, हमने तो रेडियस लिख दिया। तो फाइनल आंसर हमेशा आएगा कि शिफ्ट कितना होगा, सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट हो जाएगा और कितना शिफ्ट हो जाएगा रेडियस डिवाइडेड बाय 6। यानी कि सर आपने क्वेश्चन में ये मास 5m दिया था, इसका कुछ करना ही नहीं था सर, है ना। और इसका रेडियस सर आपने 3r दिया था, हमें बस इतना करना है जो भी रेडियस है डिवाइडेड बाय 6, यानी कि पीछे की तरफ कितना शिफ्ट हो गया 3r/6 यानी कि r/2, तो इतना शिफ्ट हो गया पीछे की तरफ। क्या ये क्वेश्चन वन स्टेप बन गया अगर आपने थोड़ा इसमें दिमाग लगाया। किस किस को ये समझ में आ गया, जरा हाथ खड़ा कर लो और सीधा हाथ होना चाहिए एकदम, मुझे भी तो पता चले मैं समझा रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है, एकदम सीधा, जितना सीधा मेरा नजर आ रहा है, ठीक है ना, ताकि मुझे भी नजर। ये वाले जिसके हाथ होंगे ना मजा नहीं आएगा, यहां तक हाथ उठना चाहिए अगर समझ में आया है। ये आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है, इतना है कॉन्फिडेंस या इतना है कॉन्फिडेंस, पहले ये बता दो। अगर इतना सा कॉन्फिडेंस है तो इतना ही उठाना, ठीक है ना, बिल्कुल। ये ऐसे थोड़ा जोश में रहा करो क्लास में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वही आज के टॉपिक, सेम वही टॉपिक अभी कंटिन्यू होंगे। हम सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आपको याद है, आप लोग मेरे साथ रिपीट करो। क्या आपको याद है आइसोलेटेड सिस्टम पे हमने चर्चा की थी। आइसोलेटेड सिस्टम में आप लोग क्या क्या जानते हो, जल्दी से दोहराना है आप लोगों को। क्या पता है आइसोलेटेड सिस्टम में हमें, आइसोलेटेड सिस्टम में नेट फोर्स कितना होता है, नो जल्दी से बोलो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो आते होता है हैं, सर, नेट एक्सटर्नल फोर्स फोर्स क्या जीरो होता होता है, है। जीरो होता है। Zero। नेट एक्सटर्नल फोर्स कैसा होता है, जीरो होता है। ये सीखा था ना हम लोगों ने,
और क्या सीखा था? एक्सेलरेशन ऑफ center सेंटर of ऑफ mass मास, भी zero, Acceleration sir. zero होता है। Acceleration of center of mass 0. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है। और हमने क्या सीखा था? हम ये भी लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो मैं ये भी लिख सकता हूं जो भी मोमेंटम है सिस्टम का इनिशियल, वही मोमेंटम होगा सिस्टम का लीनियर मोमेंटम सिस्टम का फाइनल। ये कैसे आया आपको पता है ना? जब नेट फोर्स 0 होते हैं तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होते हैं, क्योंकि मैं ये भी तो लिख सकता हूं नेट फोर्स को dp बाई dt, न्यूटन का सेकंड लॉ होता था ना बेटा, dp बाय dt सिस्टम का, सिस्टम की बात कर रहे हैं, dp बाई dt 0, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। और हमने ये भी देखा था आइसोलेटेड सिस्टम में अगर दो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे हैं तो फाइनली भी कैसे रहेंगे? रेस्ट पे। इनिशियली अगर वो क्या है? रेस्ट पे, तो उनका सेंटर ऑफ मास, ऑब्जेक्ट नहीं, इनिशियली अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास कैसा रहेगा? फाइनली भी हमने देखा था सेंटर ऑफ मास कैसा रहेगा? एट रेस्ट पे। तो सेंटर ऑफ मास क्या बोलता है? अपन हिलेगा नहीं। सीखा था ना? और हमने ये भी देखा था, मान लो ये दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे जाके कहीं ना कहीं कोलाइड कर देते हैं, तो ये कहां जाके कोलाइड करेंगे? ये डिस्टेंस हमने देखा था x1, इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया था कुछ x2, है ना? तो ये कहां जाके कोलाइड करते थे हमने देखा था। यहां से हम लिख सकते हैं, अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो यहां से हम क्लियरली लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? यहां से आपको पता है x1 पॉजिटिव होगा और x2 नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो आप ये इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे थे तो फाइनली भी रेस्ट पे रहेंगे। सर जी बेटा। सर आपकी हमारे पाठशाला में वीडियो थोड़ी अटक अटक कर आ रही है। कौन सा पाठशाला है बेटा आपका? आगरा पाठशाला सर। एक सेकंड, मैं अभी मैसेज करता हूँ साथ के साथ। आगरा पाठशाला में ये सर प्रॉब्लम हमारे है। में भी आ रही है सर। कहाँ पे? सर संबलपुर में भी। बाकी जगह भी वीडियो अटक रही है क्या? नो सर। नहीं। सर और जगह मुझे बता दो, मैं क्योंकि अभी एक ही बार मैसेज कर रहा हूँ, साथ के साथ उनको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। सर नो नो आगरा और कहाँ हो रहा सर था? आगरा और दरभंगा भी सर, पटना सर में दरभंगा भी। 05 एक्सक्यूज मी सर, दरभंगा। कौन सा? 05 एक्सक्यूज मी सर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ओके हाँ, पूछ रहे थे बच्चे, कुछ कुछ बोल रहा था, बोलो बेटा। Sir, we are not having class इंचार्ज present in our class. कौन सा सेंटर है? मुजफ्फरपुर पाठशाला. Sir, since the starting of class, we have on the screen and we have started the class. There is no class in charge and any teacher. एक सेकंड, मैं कॉल ही करता हूँ बेटा। Number 12. कौन सा है ये? मुजफ्फरपुर 12. हेलो। हाँ मैम, ये मैम पाठशाला में अभी लाइव ले रहा हूँ मैं क्लास। यहाँ बड़ी दिक्कत आ रही है, मुजफ्फरपुर में कोई टीचर प्रेजेंट नहीं है, वो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, और दो पाठशाला में वीडियो 12 मुजफ्फरपुर 1-2 कह रहे हैं कि बस वीडियो। मुजफ्फरपुर 1-2 12 टीचर ही नहीं है, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं, कोई टीचर नहीं। कह रहे कि सर बस वो ऑन करके चले गए, यहाँ कोई नहीं है, तब से कोई देख ही नहीं रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मैंने आपको दो मैसेज किए, एक आगरा का और एक और सेंटर में दिक्कत आ रही है कि दरभंगा में, कि वहाँ वो वीडियो अटक रही है। पता नहीं, वो कह रहे हैं वहाँ से कोई इशू है, यहाँ से हर सेंटर में ठीक जा रही है, बस वहीं अटक रही है। अभी जो मैं ले रहा हूँ लाइव, इसी में बता रहा हूँ, बट प्रॉब्लम आ रही है इसलिए कॉल कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ठीक, ओके ठीक है। मुजफ्फरपुर में आप लोग बैठे रहो, कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहो, कोई टीचर नहीं है, वो देख लेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कोई टीचर नहीं है। बाकी अभी जहां मेरी वीडियो अटक रही है वहां बहुत ज्यादा इशू है, या फिर ऐसा है कि सर क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम देख लेंगे बाद में। ज्यादा इशू नहीं है, ठीक ज्यादा है। इशू नहीं है, थोड़ा बहुत अटक रहा है, क्लास चल जाएगी, ज्यादा इशू ठीक है ना, कोई बात नहीं। वो मैंने पीछे कर दिया उनको एक बार, है ना, कन्वे कर दिया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, किसी को और कोई इशू इसमें इससे रिलेटेड कोई डाउट भाई? नहीं ना? चले आगे बढ़े, ऑल गुड।
क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करने हैं। सो यहां से वो बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास m while falling vertically downward under gravity breaks into two parts, a body b of mass 1/3m and a body of mass 2/3m. The center of mass of body b and c together shift compared to the body a. सर ऑप्शन सी। कोई शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए ना। देखो पहले Option क्वेश्चन को C, आप sir. ध्यान से पढ़ो, Sir, क्वेश्चन shift का नहीं मतलब होगा। समझ में आ रहा है? यस सर, शिफ्ट नहीं होगा। आप ये समझना बच्चों, मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, पहले ये समझना ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। मेरी बात सुन लेना ध्यान से, एक बार स्क्रीन पे देखो बेटा, प्लीज नोट बाद में करना। सुनो, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखने में जितना इजी लग रहा है उतना कॉन्सेप्चुअल भी है। इस सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। अगर आप सोच रहे हो सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है, अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स दे रही है। तो आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व है, नहीं है कंजर्व, या फिर यहाँ वीसीएम जीरो, डेल्टा वीसीएम जीरो होगा या एसीएम जीरो होगा, तो ऐसा नहीं है। पर ये याद रखो, इसका एसीएम कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, बस मुझे इतना बताओ। इसका एसीएम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, एक्स में या वाई में, कौन सी डायरेक्शन में है? Y direction. वाई Y डायरेक्शन में, है direction। ना। आप बोलोगे कि सर वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में। और कोई भी फोर्स अगर हम ध्यान से देखें, वो कोई भी फोर्स की अगर बात करें तो वो mg है, वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा। अगर एक्स डायरेक्शन में यहां इसका सेंटर ऑफ मास है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा था तो इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे गिर रहा था। अगर ये दो पार्ट्स में टूट भी जाता है, एक पार्ट यहां चला जाता है 1/3m का, और दूसरा पार्ट मेरा कहीं यहां चला जाता है कितने का, 2/3m का, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी इसी स्ट्रेट लाइन में गिरेगा। याद रखना, सेंटर ऑफ मास अभी भी ऐसे गिरेगा। ऑल्दो ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ये वाला पार्टिकल यहां जाके गिरेगा, ये वाला पार्टिकल यहां जाके गिरेगा, पर जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा इसी लाइन पे चलेगा, यानी कि उसमें कोई लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग नहीं होगी। तो सेंटर ऑफ मास विल गो डाउन, बट देयर विल बी नो शिफ्टिंग लेफ्ट और राइट साइड में, क्योंकि ना तो कोई फोर्स लेफ्ट साइड में है ना राइट साइड में। जो भी फोर्स होगा, कुछ फोर्स अगर इस पे लग रहा होगा तो उतना ही फोर्स इस पे लग रहा होगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है। तो सेंटर ऑफ मास इस क्वेश्चन में सिर्फ डाउनवर्ड्स जाएगा, लेफ्ट और राइट शिफ्ट नहीं होगा। ऑल्दो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है, वो टूट रहा है, पर फिर भी सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक्स और वाई डायरेक्शन, सॉरी वो किसी भी एक्स डायरेक्शन में या माइनस एक्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो उसी लाइन पे कंटिन्यू करेगा। क्योंकि यहाँ ऑप्शन यही थे कि वो सेंटर ऑफ मास सी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा या बी की तरफ करेगा या डज नॉट शिफ्ट करेगा, या फिर बोल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेकिंग हाइट। नहीं, बात समझ में आ रही है? इसको क्या लिखोगे अपनी नोटबुक में, इसको इस तरीके से लिखोगे। यहां पर इस केस में चाहो तो मेरे साथ लिख लेना, आप यहां लिख सकती हो, इस केस में सेंटर ऑफ मास COM डाउनवर्ड मूव करेगा, वाई डायरेक्शन में करेगा, मतलब डाउनवर्ड मूव करेगा। Fx जीरो है, Fx जीरो होने का मतलब x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए x डायरेक्शन में COM शिफ्ट नहीं करेगा। आया समझ पे? गुड, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ये क्लियर है अब? यस सर। ओके, इसको सर वो नोट कर नीचे लो। वाला पार्ट दिख ही नहीं रहा है, कौन सा बच्चे? नीचे की तरफ जो आपने लिखा है। मैं बोल देता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, आप इसको ऐसे लिख लो। यस नीचे, सर। ओके। सो इसमें मैंने ये लिखा है बेटा, इस केस में सेंटर ऑफ मास COM डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है ना? कैसे मूव करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा। Fx जीरो है, इसलिए x डायरेक्शन में COM शिफ्ट नहीं करेगा। Fx जीरो है, इसलिए x डायरेक्शन में COM शिफ्ट नहीं करेगा। तो मैं थोड़ा नेक्स्ट टाइम ऊपर लिखूंगा ताकि आपको नजर आ जाए। ओके? ओके सर। अब आगे बढ़ जाए ना, नोट कर लिया ये? चलो,
एटवुड मशीन क्या होता है, एक बार इस पे चर्चा करते हैं। एटवुड मशीन जानते हैं ना हम लोग। एटवुड मशीन कुछ इस तरीके से होती है। एटवुड मशीन, ये हमारी एटवुड मशीन है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, एटवुड मशीन में दो अलग अलग मासेस हमने लगा दिए। ये वाला मास मेरा m1 है, ये वाला मास मेरा m2 है, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं m1 का एक्सेलरेशन m2 से ज्यादा है, ठीक है ना। सो m1 की जो वैल्यू है, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, m1 का जो मैग्नीट्यूड है वो m2 से ज्यादा है, तो m1 डाउनवर्ड जाएगा विद ए एक्सेलरेशन और m2 ऊपर जाएगा विद ए एक्सेलरेशन। आप जानते हो एक्सेलरेशन क्या होता है? जल्दी से बता दो मुझे। एटवुड मशीन में एक्सेलरेशन जानते हो ना, कितना होता है? जल्दी से बोलो, अरे बोलो। एटवुड मशीन का एक्सेलरेशन भूल तो नहीं गए? m1 plus M2 m1 plus minus नहीं, m1 minus m1 m2 plus m2 into g. by m1 plus m2. है ना। डिफरेंस इन मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय जी। याद है? ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था। देखो ध्यान से, अच्छे से देखो, ये याद है बेटा। प्लीज बातें मत करना क्लास में। देखो मुझे बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, आपको भी उतना मजा आना चाहिए पढ़ने में, और तभी आएगा जब आप मेरी बात सुनोगे, ठीक है ना। साथ वाले की नहीं, साथ वाला आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है ना। अब आपको चुप भी करा रहा है, वो कह भी रहा है कि चुप हो जाओ, पढ़ लो तो पढ़ लो, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। थोड़ी सी इंपॉर्टेंस हमें दो। सर भी तो आए हैं, सर भी तो पढ़ाने आए हैं, थोड़ी सी हमारे साथ भी गप्पे मार लो फिजिक्स वाली। तो सर आपके साथ यही गप्पे मार रहे हैं कि आपको पढ़ाया था m1 और m2 दो मासेस हैं, m1 m2 से बड़ा है, m1 m2 से बड़ा है, तो आपको पता है m1 नीचे जाएगा और m2 ऊपर जाएगा। m1 का एक्सेलरेशन नीचे होगा, m2 का ऊपर होगा, और ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको लिखवाया था, ये तो याद होना चाहिए, ठीक है ना। फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो मरते दम तक याद होना चाहिए। अपना नाम भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछे मरते टाइम क्या नाम था, नहीं याद आ रहा, बट मुझे एटवुड का एक्सेलरेशन याद है सर, m1 माइनस m2 g बाय m1 प्लस m2। ऐसी कंडीशन हो जानी चाहिए तुम्हारी, ठीक है ना। ओके, तो ये याद रखना। अब सवाल मेरा ये है, आपको क्या लगता है ACM कितना होगा? 0 होगा क्या या नहीं? ACM कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लो। चलो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होना चाहिए इस केस में? कोई निकालेगा? क्या फॉर्मूला होता है ACM का? फॉर्मूला m1 m1 upon m1 A1 plus m2 whole square g. है ना, आप ऐसे लिख सकते हो m2 A2। हाँ, किसी बच्चे का आंसर आया है, वेरी गुड। m1 प्लस m2, है ना। अब आप यहाँ A1 को ये मान लो, आप इसको मान लो A1 है, तो आप A1 को क्या लिख सकते हो? माइनस A लिख दो, है ना। A1 को माइनस A लिख दो और A2 को प्लस A लिख दो, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है इसको पॉजिटिव ले लो, ये नीचे जा रहा है इसको नेगेटिव ले लो, है ना। तो यहां से अगर आप ACM की बात करोगे तो वो आ जाएगा m1, ठीक है ना। आप यहां इसकी जगह क्या लिख सकते हो? माइनस A प्लस m2, और यहां से क्या आ जाएगा? A डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जो आराम से सॉल्व हो सकता है अगर आप A कॉमन ले लो। तो अगर आप यहां से A कॉमन ले लोगे तो यहां से आएगा m2 माइनस m1, ठीक है ना, और इंटू A डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका? m1 प्लस m2, यही आ जाएगा। और A की वैल्यू डाल दो यार, A की वैल्यू डाल सकते हो ना आप, m2 माइनस m1, और A की जगह आप डालोगे m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय, अब क्या बन जाएगा? m1 प्लस m2, और एक यहाँ से आ गया m1 प्लस m2, तो नीचे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि आप इनमें से एक नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हो, या m2 माइनस m1 है या m1 माइनस m2 है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इनमें से किसी में से भी माइनस कॉमन ले लो, माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही बनेगा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी। ये मेरा ACM आ जाएगा, ठीक है ना। फाइनल ACM ऊपर लिख देता हूं, अगर किसी को नीचे नहीं दिख रहा है तो बहुत आसान है। तो ये डिफरेंस इन मास का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल मास का स्क्वायर इनटू जी है। देखो कोई दिक्कत हो? और नेगेटिव साइन ये आ रहा है, नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ये भी लिख लेना। ओ, यहां नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन बताता क्या है? नेगेटिव साइन बता रहा है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? COM नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है,
ये बता रहा है कि उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। नोट जैसी कर लो मुझे बता देना सर, मैंने नोट कर लिया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, सवाल करेंगे। लिख लिया सर। बहुत बढ़िया। पर नहीं अभी भी सर, कई नहीं बच्चों की हुआ। स्पीड बहुत स्लो है ना, एकदम स्नेल की तरह धीरे धीरे चलते हैं सर हम। कर लिया ना नोट सभी ने? तेज लिखो, तेज लिखो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ भाई। बेस्ट राइटिंग वाले को कोई अवार्ड नहीं दिया जाएगा। ऐसी राइटिंग लिखो खुद समझ में आ जाए। आज समझ में आएगा तुम्हें डॉक्टर्स की राइटिंग दूसरे को समझ क्यों नहीं आती है, क्योंकि उनके टीचर इतनी जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं कि उन्हें आदत पड़ जाती है ऐसे लिखने की। ठीक है ना, इसलिए डॉक्टर्स की राइटिंग किसी को समझ नहीं आती है, इतना पढ़ते हैं कि सर राइटिंग ही Yes, बिगड़ sir. जाती है। ठीक है। हाँ। इसका असली रीजन आज समझ में आया है ना, हाँ। राइटिंग बिगड़ने का। सर पकड़ में आ गई बात सर। चले हो गई। आगे बढ़े, देख ओके, लो। ओके। यस सर। ठीक है, और वैसे भी वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर थोड़ा बनेगा जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। फिर कैसे पता चलेगा ये अच्छा डॉक्टर है? लोग वही तो कहेंगे यार सर। ये तो वेला डॉक्टर है, इसकी तो राइटिंग इतनी अच्छी है। पेशेंट बैठा सामने सजा सजा के लिख रहे हैं गोलियों के नाम। ठीक है ना, ऐसे थोड़ा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे लिख देना, और क्या है। ठीक है, खुद को तो समझ में आ ही जाती है। चलो भाई, एक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m and 5m, radii r and 2r respectively are released in free space with initial separation of their center 12r if they attract each other due to gravitational force. समझ रहे हो कौन सा वाला क्वेश्चन है? आइसोलेटेड सिस्टम वाला है। Then the distance covered by the smaller body just before the collision. अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने, m1 x1 m2 x2, उसी को यूज करना है। यहाँ थोड़े ध्यान से करना है, पर थोड़ा सा टाइम लो, सर बोल सोचो आंसर सोचो, बोल टाइम लो। सकते हैं। आंसर आ गया क्या? यस सर। ओहो, एक मिनट रुक जाओ यार, 30 सेकंड 40 सेकंड्स तो देने दो मुझे, फिर बताना आप अपना आंसर। याद था आंसर या फिर किया है सॉल्व? याद था आंसर आपको बेटा, जिसने भी आंसर अभी बोला है? सर सॉल्व किया है। सॉल्व किया है, देख ले, चेक कर लूंगा मैं आगे नोटबुक में। ये लाइट चली गई है कहीं, मुझे लगता है पूर्णिया में शायद। हो गया? क्या आंसर आया Option A, जिसका sir. भी? कौन सर सा? ऑप्शन डी सर। ए सर, या डी? ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन डी सर, 7.5 बार। 7.5 बार। देखो इस सवाल को Option करने D. का तरीका क्या है, मेथड देखते हैं, मेथड देखते हैं। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट D. नहीं है, पहली बात तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट की अच्छी खासी शेप दी गई है, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ। यानी कि यहाँ उसने बोला है दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, एक का मास m है, दूसरे का 5m है। तो आप ऐसे बना लो, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और इसका रेडियस कितना दे रखा है हम लोगों को, r दिया हुआ है, और ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट जिसका मास हमारा कितना है, 5m है ना, और इसका मास हमारा 5m है और इसका रेडियस हम लोगों को 2r दिया है, ऐसा ही है। और इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना दिया है, देखो जरा, सेंटर से सेंटर, ठीक है ना, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस कितना दिया है, ये टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 12r, यही दिया ना बेटा, देख लो। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये टकराएंगे, क्या दोनों के सेंटर टकराएंगे या सरफेसेस टकराएंगी? बस ये बता दो, जब ये टक्कर मारेंगे तो दोनों के सेंटर Surfaces. टकराएंगे या सरफेस? Surfaces. सरफेस ही टकराएगी ना, Surfaces. है ना सर? सेंटर कैसे टकराएंगे? सरफेस टकराएगी पहले। तो यानी कि मैं सरफेस के बीच का डिस्टेंस पूछूं आपसे तो कितना होगा, कौन बताएगा? ये r है, ये 2r है और ये 12r है। तो 12r में से r और 2r को हटा दें तो यानी कि कितना बचेगा यहां से, बोलो? 9r। क्या सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस 9r होगा? अरे भाई देखो, बिल्कुल कोई मुश्किल क्या, मैं वो थोड़ा मैथ्स थोड़ा, ये r है, ये 2r है, टोटल हो गया 3r। तो 12r में से 3r हटा दो तो 9r आ गया। अब उसके बाद आप कह सकते हो कि सर सरफेसेस टकराएंगी, है ना, तो
तो सर सरफेस का ये वाला पॉइंट ले लो और सरफेस का ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट आगे अगर x चलेगा तो ये वाला पॉइंट आगे 9r माइनस एक्स चलेगा, ऐसा ही होगा ना, ठीक है ना। और फिर मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ध्यान से देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहां से आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो m1x1, ठीक है ना, प्लस m2x2। यहाँ x2 की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड चल रहा है, देखो ये राइट साइड चल रहा है, ये वेक्टर में इक्वेशन थी, m1x1 जो हम इक्वेशन लिख रहे थे पीछे वो वेक्टर में थी, तो x1 तो पॉजिटिव है, हमारा x1 तो कितना हो गया x, बट x2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 9r माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं, है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो m1 और यहाँ m2 की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ से, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन यहाँ से ले लिया, अंदर ले जा सकता हूँ, तो इसको आप लिख सकते हो x माइनस 9r, ठीक है ना, क्लियर है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो x माइनस 9r और इसको डाल दिया 0। तो m1 की जगह कितना डालना है हमें, m इंटू एक्स प्लस 5m इंटू एक्स माइनस 9r और ये हो जाएगा 0। अब यहां से मुझे इसकी वैल्यू सॉल्व करके कौन बताएगा, जल्दी से बता दो। m को तो कॉमन लेके हटा दो, 5 वाली टर्म उधर ले जाओ, सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है, जल्दी से देखो कितना आंसर आ रहा है, बोलो जल्दी से। ऑप्शन सी। सी आ रहा है या डी आ रहा है, ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी आ रहा है। यहां से सॉल्व करके देखा है, चेक करो चेक करो, कितना आ गया, चलो बताओ ना। यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं, देखो m को तो हटा दो, m तो 0 में चला जाएगा, यहाँ x है, यहाँ से कितना आ जाएगा 6x, है ना, x और 5x 6x माइनस 45 r इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 45 माइनस 6, है ना, 45 माइनस 6 किसके टेबल से चला जाएगा, बोलो ये 3 के टेबल से चला जाएगा, तो 15/2 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 7.5, है ना। और आर भी है कि यहाँ पे आर भी लगा हुआ है, आर भी लिख दो, 7.5 आर, 7.5 ही तो आ रहा है, देखो इजी तो है, आसान था ये क्वेश्चन। और आसान करना चाहते हो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं m1 x1 का जो भी मैग्नीट्यूड है इंटू m2 और x2 का जो भी मैग्नीट्यूड है, आप ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो m इंटू एक्स और यहां से लिख सकते हो 5m इंटू कितना है ये डिस्टेंस, बोलो 9r माइनस एक्स, आप ऐसे लिख सकते हो और m से m काट सकते हो, तो भी सॉल्व कर लोगे तो भी सेम आंसर आएगा, जैसे आपको करना हो। और जिसको भी डाउट है अभी पूछ सकता है मुझसे बेटा, अब ये नहीं कि सर सर ने कह दिया पूछना तो पूछ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, मजा आएगा दोबारा पूछते हैं, सर दोबारा बोलेंगे मजा आएगा, ऐसे नहीं, समझ में जो नहीं आया वो पूछना। सर आपने गलती कर दी, पे एक्स को आपने काट दिया एम की जगह। मैंने एक्स को काट दिया कहाँ पे, लास्ट में सर। अच्छा पैराग्राफ वहाँ, है अच्छा लास्ट यहाँ में। समझाते थे, हाँ ये ठीक है, बिल्कुल। एम को काट लो यार, ठीक है, बुरा नहीं मानना भाई, एम को काट लो, सर ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर आपने एक बार बताया था कि अगर जैसे हमें स्मॉल वाले मास से डिस्टेंस निकालना है तो जो उसके सामने वाला मास है और जो टोटल डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करके अपॉन टोटल मास कर देते हैं, तो सर यहाँ पे 0,0 कोऑर्डिनेट लेके वैसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं? एक्चुअली हाँ हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ 2 पॉइंट मास लेके मान के ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट पर ये याद रखना कि जो डिस्टेंस है वो सरफेस के बीच में लेना, आप 1 पॉइंट मास यहाँ मानना और 1 पॉइंट मास यहाँ मानना, अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। वहां से क्या आंसर आएगा, देखो डायरेक्टली आता है वहां से, अगर आपको यहाँ से शिफ्ट निकालना है x से, तो पर डिस्टेंस आप इसमें 12 r मत लेना। यहाँ गलती उन बच्चों ने एग्जाम में की थी नीट में जिन्होंने इनका डिस्टेंस 12 r ले लिया था, मतलब उनको ऐसा लगा सेंटर टकराएंगे, पर ऐसा तो नहीं है, सरफेसेस टकराएंगी, यानी कि आप ऐसे मान के चलो 1 पॉइंट मास यहाँ पड़ा है, 1 पॉइंट मास यहाँ पड़ा है, तो ये देखो ये पॉइंट मास कितना आगे जाएगा और ये पॉइंट मास कितना आगे जाएगा, है ना, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। वहां से भी क्या फॉर्मूला था, वहां से क्या फॉर्मूला था, पर वो हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देखा था ना, ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला थोड़ा चाहिए, वहां आपको सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला बताया था, या कोलिजन वाला भी कोई फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, कोलिजन वाला तो नहीं लिखवाया था, सेंटर ऑफ मास का लिखवाया था ना वहां से, जो फॉर्मूला आप बोल रहे हो सामने वाला मास इनटू ये, वो तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है ना। यस सर, उससे भी आंसर आ गया। हाँ उससे भी आंसर आ रहा होगा ना, क्या फॉर्मूला था वो, ठीक है ना, वहां से फॉर्मूला क्या था, सामने वाला मास इनटू टोटल डिस्टेंस अपॉन, उससे आ रहा है आंसर, एक बार चेक करो, सामने वाला मास कितना हाँ है, सर यहाँ से उससे आ रहा है। आ रहा है 5m और कितना आ गया बोलो
into 9r upon 6m. इंटू 9r डिवाइडेड बाई टोटल 15R मास by कितना है 2. 6m। 6m. हाँ आ गया, यहाँ से भी आ गया, वेरी गुड। ठीक है ना, नाइस ऑब्जर्वेशन सर, यहाँ से भी सेम आंसर मिल सकता है हमें। ठीक है ना, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं। बट ये वाला मेथड आप सोचोगे कि सर ने फिर ये वाला मेथड क्यों नहीं बताया ना, क्योंकि टेक्निकली यहाँ इन ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर पे होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला मेथड नहीं बताया। अदरवाइज फिर आपका अगला सवाल होता कि सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि लॉजिकली तो हम इस ऑब्जेक्ट का मास यहाँ मान सकते हैं और इसका यहाँ मान सकते हैं, तो कई बच्चे इस फॉर्मूले में 12r ना लिख दें, इसलिए मैंने ये वाला मेथड नहीं बताया, मैंने सरफेस से डिस्टेंस निकाल के बताया। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो भी आंसर आ जाएगा। सर ठीक है, x2 में आपने -9r -x क्यों ये लिखा लेफ्ट है? साइड में, अगर राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। ये काइनेमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था ना। अगर आप बोल रहे हो सर ये दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो इसके डिस्प्लेसमेंट को 3 लिखोगे या -3? अगर कोई लेफ्ट आ रहा है तो बताओ क्या लिखोगे? -3 ऐसे लिखोगे ना बेटा। आप खुद Yes, sir. सोचो, मैंने इस डिस्टेंस को कितना बोला, बोलो कितना बोला? x। X. ये राइट साइड जा रहा है तो x पॉजिटिव हुआ, Yes, और sir. 9r - x ये डिस्टेंस चल रहा है, बट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके डिस्प्लेसमेंट को -9r - x लिखा है मैंने। आया समझ में? Okay, sir. x2 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ राइट वाला ऑब्जेक्ट, x1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेफ्ट वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, सर Okay, sir. ठीक है, हाँ जी। सर वो तो मास के लिए था ना, जो फॉर्मूला की सामने वाली मास का, वो तो सिर्फ मास के लिए था, सेंटर ऑफ मास के लिए। तो फिर यहाँ पे जो अप्लाई हो गया आंसर वही सेम आ रहा है, तो ये इत्तेफाक है कि लॉजिकली हुआ? यहाँ लॉजिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्चुअली ना यहाँ सिर्फ पता क्यों हो रहा है, ये बात एक्सेप्ट क्यों हो रही है, क्योंकि इन रियलिटी ये रिजिड ऑब्जेक्ट है ना। रिजिड ऑब्जेक्ट मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन बदल नहीं रहा है, तो ये पॉइंट जितना डिस्प्लेस हो रहा है ना, सेंटर ऑफ मास भी उतना डिस्प्लेस हो रहा है, वो इसलिए यहाँ बिल्कुल। एक्सेप्ट हो गया एक्चुअली। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूँ ये 1 सेंटीमीटर आगे जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास कितना जाएगा? 1 सेंटीमीटर, इसलिए एक्सेप्ट हो रहा है, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, सर मतलब फिर हर एक केस में भी ऐसा ही होगा? लग जाएगा, मतलब इस फॉर्मूले से गलत नहीं आएगा आंसर। पर गलती ये हो सकती है कि बच्चे ये ना कर लेना, आप कहीं इसको सेंटर ऑफ मास यहाँ मान लो और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बिल्कुल। मान लो और फिर बोलो ऐसे, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ। सर वो जो Thank you, 9r - x का सर, आप माइनस ऑफ 9r - x के, वो बस थोड़ा पता नहीं चल रहा है सर। बेटा अभी तो एक उसी लड़की को मैंने यही समझाया ना, आप अगर यहाँ आगे जा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा ना, राइट साइड जी। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस कितना चला आगे बोलो? x। ये कितना सर। पीछे चला? 9r - x। यस 9r - x इज अ पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर है, पर इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, इसका डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव ही होगा ना, इसलिए माइनस साइन आगे लगाया। अगर मैं बोलूँ ये 4 मीटर आगे जा रहा है, ये 5 मीटर इधर जा रहा है, तो मैं x2 को 5 नहीं लिख सकता, -5 लिखूंगा। इस फॉर्मूले में जो हम लिखते थे ना, m1 x1 m2 x2, x1 और x2 वहाँ वेक्टर होते थे। तो अगर आप कहते हो कि सर मैं इस फॉर्मूले से कंफ्यूज होता हूँ, तो फिर आप ये वाला यूज कर लो कि सर ये मैं कंफ्यूज हो गया एग्जाम में, तो आप अगर कंफ्यूज हो गए सर मैं कंफ्यूज हो गया एग्जाम में, तो फिर इससे बेटर है आप सर ये वाला फॉर्मूला लिख ले हम, है ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन वाली कंफ्यूजन ही नहीं है। हम ये याद रखेंगे, m1 इसका शिफ्ट, m2 और इसका शिफ्ट दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2। इसमें माइनस माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है, m1 इंटू एक्स m2 इंटू 9r - x, तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा सर, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो फिर इससे कर लेना अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है तो। ठीक है, अपने आप को तैयार कर लो एग्जाम के लिए कि सर मैं ना इसमें इंसान अपने आप को ही सबसे ज्यादा जानता है। आपको लगता है आपको मैं आपसे ज्यादा जान पाऊंगा? कभी भी नहीं। आप या फिर आप मुझे मेरे से ज्यादा जान सकते हो? नहीं। आप जानते हो आप क्या गलती ज्यादा से ज्यादा करते हो, तो आप उस गलती को अगर पहचान लिया, अगर आपने अपनी गलती पहचान ली, अपने वीकनेस और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पहचान लिए ना, तो आप देख लेना एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो यहां पे एक क्वेश्चन है, यहां आप लोगों को कैलकुलेट करना है ACM। यहां पे आप लोगों को कैलकुलेट करके बताना है ACM वेक्टर। ठीक है ना, मैं इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन मान रहा हूं और नीचे वाली डायरेक्शन को -y डायरेक्शन ले रहा हूं। सो कैन यू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? वेक्टर में आएगा आंसर, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कैन यू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? जल्दी से करो, फटाफट ट्राई, सभी को करना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपका कितनी बार आंसर ठीक आता है, मुझे फर्क पड़ता है आप कितनी बार ट्राई करते हो, आप कितनी बार कोशिश करते हो, कितनी बार आप अपना पेन नीचे रख देते हो। ठीक है, कितना आ रहा है? 20/3 I cap, 40/3 J cap. ओके गुड, देखते हैं, सभी ट्राई करो।
अगेन मुझे सिर्फ उस बच्चे से मतलब है जो कोशिश कर रहा है, जिसने पेन पहले ही रख दिया, उम्मीद पहले ही छोड़ दी, उसका कोई नहीं कुछ कर सकता। मदद उसकी मैं भी नहीं कर सकता, मैं मदद उसी की करूंगा। ठीक है, आई कैप जे कैप में आंसर देना है सभी को। सर 20/3 आई कैप माइनस 40/3 जे कैप। ओके, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको ये एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, इसका नीचे कितना एक्सेलरेशन है और इसका आगे कितना एक्सेलरेशन है, आपको ये पता होना चाहिए। क्या आपको ये क्वेश्चन मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कराया? बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन कि यहां से एक्सेलरेशन वन स्टेप में कैसे निकालते हैं, याद है? याद आ रहा है? कौन सा ऑब्जेक्ट है जो इसको नीचे ले जा रहा है? 2 kg वाला। ये तो नीचे ले जाने में कोई मदद नहीं कर रहा, इसका नॉर्मल इसके mg से बैलेंस हो रहा होगा, तो नेट फोर्स 2g है, याद है ना? यहां से जो नेट फोर्स होगा वो 2g होगा, यानी कि इसका mg 2g यानी कि 20 न्यूटन। तो आप कहोगे सर 20 न्यूटन वो फोर्स है, नेट फोर्स है। दिस इज अ नेट फोर्स जो इन दोनों को ले जा रहा है, जो इसको नीचे ले जा रहा है और इसको आगे ले जा रहा है। तो एक्सेलरेशन आप जानते हो वो होता था नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि m1 प्लस m2। तो यहां से भी आप इसी चीज को यूज करने वाले हो। तो 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास अपने पास है 3, तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। दिस इज माय एक्सेलरेशन, दिस फॉर्मूला इज फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है ना? यही एक्सेलरेशन इसको नीचे मिलेगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हो, मान लो अगर आप इस मास को बोल रहे हो m1, तो इसके एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? a1, और इसका a1 कितना होगा आगे की तरफ बोलो? 20/3 आई कैप। और ऐसी इसकी बात करो तो इसका एक्सेलरेशन a2 वो नीचे की तरफ है, यानी कि a2 हमारा कितना हो जाएगा? -20/3 जे कैप, और इसको आप m2 मान लो 2 kg को। अब बस फॉर्मूले में डालना है। तो आपका जो फॉर्मूला है ACM का वो आप लोग जानते हो, वो होता है m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले में डालो। अब बोलो m1 कितना है अपने पास? m1 है सर 1, a1 कितना है हमारे पास? वो है 20/3, और यहां से आ जाएगा हमारा आई कैप, प्लस m2 कितना है हमारे पास? जल्दी से बोलो, m2 कितना है हमारे पास? 2, और a2 कितना है हमारे पास? 20/3, और यहां से आ जाएगा j कैप, डिवाइडेड बाय टोटल मास भी करना पड़ेगा हमें। तो टोटल मास हमारे पास कितना है बोलो? 3 है। टोटल मास कितना अपने पास बोलो? 3 है। सर वहाँ माइनस होगा ना? -23 ओके, माइनस होगा, माइनस जे कैप लिखा हुआ है ना वहाँ, ठीक है ना? मैंने वहाँ माइनस जे कैप लिखा है, माइनस में लिख दो, ठीक है ना? सो यहाँ से कितना था हमारा? माइनस, ये जे कैप माइनस में जा रहा है, तो आंसर कितना आ गया आपका? 20/9 आई कैप माइनस 40/9 जे कैप। ये मेरा ACM हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूले को देखो अच्छे से अप्लाई करना है। और ये दो क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन बना है। पहला क्वेश्चन कि हमें दोनों का एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, जितना एक्सेलरेशन इसका -y डायरेक्शन में उतना उसका x डायरेक्शन में। तो m1 a1 m2 a2 और उसके बाद डिवाइड बाय m1 प्लस m2 भी करना है। तो अगर आपने आज 3 से डिवाइड नहीं किया तो आंसर नहीं आ रहा होगा, है ना? सर आपने एक फॉर्मूला बताया था ACM इक्वल टू -m1 - m2 होल स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर जी। सर क्या हम उस फॉर्मूला से डायरेक्ट नहीं वो बना एटवुड सकते? मशीन में था ना बेटा, एटवुड मशीन नहीं है ना ये। देखो एटवुड मशीन में क्या होता था, जो हमने वो फॉर्मूला लिखा था बेटा, जो आप बोल रहे हो वो कब होता है बच्चे? जब दोनों मासेस हैंग होते हैं, वो एटवुड मशीन है बेटा। देखना, आप उसको एटवुड मशीन का नाम कहते थे ना। उस केस में आप देखते थे एक मास मेरा m1 है ना? आप कहते थे कि सर यहाँ m1 है और m2 है, तो इस केस में जो नेट फोर्स होता था वो m1g नहीं होता था, वो m1 - m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होता था, इसलिए वहां फॉर्मूला लगाया था। ये एटवुड मशीन नहीं है। यहाँ एक मास तो लटका हुआ है पर दूसरा मास सरफेस पे पड़ा हुआ है। आया समझ में? उससे अलग क्यों है? ठीक है, ओके। ये नोट कर लिया होगा या नहीं? हो गया पक्का? ठीक है, अब अपना राइट हैंड ऊपर उठाना और पूरा ऐसे उठाना, जितना कॉन्फिडेंस है उतना ही हाथ ऊपर होगा। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो इतना ही उठेगा, इतना है तो इतना ही उठेगा, इतना है तो, ठीक है? इतना किसी का नहीं उठ रहा है। उठ रहा है किसी का? तो उठ ही नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है सर। किसी ने तो सीट के नीचे डाल लिया हाथ, सर कॉन्फिडेंस खत्म ही हो गया सर, जमीन के नीचे दबा रखा है सर। ठीक है, हाँ, खुद का भी उठाओ, साथ वाले का भी उठाओ, ठीक है? ग्रेट। चलो, क्या ये क्वेश्चन क्या हम कर सकते हैं? क्या ये भी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है?
बहुत ध्यान से पढ़ना है पहले क्वेश्चन को। अ बॉम्ब इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉम्ब है जो इनिशियली रेस्ट पे है। याद है मैंने एक्सप्लोजन की बात बताई थी। तो अगर कोई बॉम्ब इनिशियली रेस्ट पे है, वो 3 मासेस में ब्रेक होता है जिनकी वेलोसिटीज आपको दी गई हैं 2 फ्रेगमेंट्स की। तो वो पूछ रहा है तीसरे फ्रेगमेंट की वेलोसिटी कितनी होगी। क्या ये क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड नहीं है? क्योंकि इस केस में भी ACM 0 होगा, VCM क्या होगा, सेम होगा। जो VCM इनिशियल है वही VCM फाइनल होगा, है ना। क्योंकि यहां अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बॉम्ब वाला कंसेप्ट पढ़ाया था, बड़े ध्यान से समझो पहले। मैंने आपको बॉम्ब वाला कंसेप्ट पढ़ाया था। अगर कोई बॉम्ब एक्सप्लोड होता है ना, अगर कोई बॉम्ब क्या करता है, एक्सप्लोड होता है, तो इस टाइम इसका ACM क्या रहेगा, 0 रहेगा, और डेल्टा VCM भी क्या रहेगा, 0। तो VCM जो इनिशियल है वही VCM क्या होगा, सर ऑप्शन फाइनल। सी। ठीक है ना, इसी चीज को यहाँ यूज करना है। ऑप्शन सी आ रहा है आपका, चेक करते हैं। ऑप्शन सी आ रहा है सर। ऑप्शन सी आ रहा है ओके, तीसरा ऑप्शन आएगा कंफर्म। सर। ठीक है। तो बस मुझे ये बताओ VCM फाइनल कितना होगा, बस मुझे ये बता दो आप, है ना। आप कह रहे हो कि सर ये 3 फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है ना। एक फ्रेगमेंट का मास अगर m है, तो दूसरे वाले का भी मास कितना है, m, है ना। 3 हिस्से में टूट रहा है सर। एक का मास m है, दूसरे का मास m है, तीसरे वाले का भी मास कितना है। अगर मैं पहले इसका टोटल मास कितना लेके चल रहा हूँ, मान लो आप इसका टोटल मास पहले 3m लेके चल रहे हो, 3m लेके चल लो, इजी हो जाएगा। आप m लेके चलोगे तो m/3 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 कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मास भी कितना है हमारा, m ही है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सर इन दोनों की वेलोसिटी तो हमें पता है, v1 वेक्टर, और इसकी वेलोसिटी तो पता है, v2 वेक्टर। हम v3 यहां से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो VCM पहले क्या था, अगर हम ध्यान से देखें 0, तो VCM फाइनली भी क्या होना चाहिए हमारा, 0 होना चाहिए। तो VCM कितना हो जाएगा फाइनली, जल्दी से बोलो VCM कितना होगा, जल्दी से बोलो। आप बोलोगे सर m इंटू V1, V1 कितना अपने पास 3i कैप प्लस 2j कैप, प्लस m2 कितना हो जाएगा आपका, m इंटू कितना है, बोलो जल्दी से बोलो, -i -4j -i -4j, और तीसरा इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी कि टोटल मास 3m। और ये किससे इक्वेट करना है हमें, बोलो 0 से। तो बस ये 3m तो 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से m आप देख सकते हो, यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू, आप इन तीनों में से m कॉमन भी ले सकते हो, आप चाहो तो पहले इसको काट भी सकते हो और इसको 0 में ले जा सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप, सभी को बस ऐड करना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस i कैप माइनस 4j कैप, ये सही लिख रहा हूँ ना मैं, यही दिया हुआ है ना, प्लस v वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो क्या यहाँ से v वेक्टर निकाल सकते हो, v वेक्टर कितना आएगा, इतना तो कर सकते हो ना भाई। यहाँ से कितना आ जाएगा 3 माइनस i, ये कितना आ जाएगा 2i कैप, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2j कैप, है ना। तो v वेक्टर क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप पूरी इक्वेशन ऐसे लिख के कर लो सॉल्व। यहाँ से आ जाएगा 2i कैप और माइनस 2j कैप प्लस v वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से v वेक्टर इजीली निकाला जा सकता है, -2i कैप प्लस 2j कैप। इजी है, बहुत आसान है। इसको मोमेंटम कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास से भी कर सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम 0 होगा, वहां से भी कर सकते हो, या फिर सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हो। जैसे आपको आसान लगे वैसे करो। डाउट पूछने पहले, जिसको डाउट पूछने हैं वो जल्दी से पूछे, क्योंकि फिर मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। अभी पूछ ले, किसी को किसी कैलकुलेशन के अलावा, ये मत कहना कैलकुलेट कैसे किया, ये पूछो कि कंसेप्ट में कोई डाउट है, ऐसा लग रहा है कि ये बात समझ में नहीं आई सर, आपने ऐसा क्यों लिखा, कहीं कोई डाउट। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब क्लियर। कमाल हो गया भाई, एक ही बार में कैसे समझ में आ गया। डन, ऑल क्लियर। हटा रहा हूं मैं, फिर ये स्लाइड हटा दूं ना, पक्का। डन, चलो अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी कैटेगरी का है, सभी को ट्राई करना है, सेम कैटेगरी का है, सभी को ट्राई करना है। मैं टाइमर दूंगा, ठीक है ना। सेम कैटेगरी का सवाल है, थोड़ा सा सोचना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पर ट्राई सभी को करना है।
सभी कोशिश करेंगे। जल्दी से सभी बच्चों को। सर ऑप्शन ए सर 5/√2। 5/√2। ओके, चेक करते हैं क्या सही है ये आंसर। ऑप्शंस सर ऑप्शन ए। सर ए, सभी का ये आ रहा है? कोशिश करो जिसका अभी तक नहीं आया। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। सो देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। कैसे किया, दो तरीके हैं वही, या तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो या फिर सेंटर ऑफ मास वाला सर कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए। कैसे करना चाहिए आपको, कौन सा इजी लगता है, पहले आप बताओ मुझे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ या सेंटर ऑफ मास से, दोनों से आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ नेट फोर्स 0 है, आइसोलेटेड सिस्टम है। आप ये भी लगा सकते हो, आसान करना है कि सर हमें मोमेंटम से लगा लेते हैं सर, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर होगा, है ना। ऐसे कर लो, ऐसे अगर इजी लगता है ना तो ऐसे कर लो। मुझे भी लगता है कि इससे ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। इस केस में इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे वो बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम का, ये कितने हिस्सों में टूट गया जल्दी से बताओ। ये 3 हिस्सों में टूट गया, है ना। मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स ब्रेक इनटू 3 फ्रैगमेंट्स ऑफ मासेस इन रेशियो m, रेशियो कितना है 1:1:3। 2 पीस ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट अ स्पीड इतना, द स्पीड ऑफ द हैवियर फ्रैगमेंट इज। यानी कि भाई इसका जो भी मास था उसका आप देख सकते हो 1:1:3, ये इसका रेशियो दिया गया है ना। ये हमारे मास का रेशियो दिया गया है। यानी कि आप क्या मास ले सकते हो, पहले वाले का कितना लेना चाहिए, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, कैसे ले सकते हो। अगर हमारा टोटल मास m है, अगर टोटल मास मेरा m है, 1:1:3 रेशियो में जा रहा है, तो क्या करना चाहिए बोलो। आप ऐसे केस में आप ये कर लिया करो, जो भी टोटल मास है आप देख सकते हो, ये 1 + 1 + 3 कितना होता है, तीनों को ऐड करो कितना आएगा बोलो। 1 + 1 + 1 1 + 1 + 3 करके देखो कितना आता है, 1 + 1 + 3, तो ये आ जाता है 5। तो अगर आपको पहले फ्रेगमेंट का मास चाहिए जिसको आप m1 कह सकते हो, वो हो जाएगा 1/5। दूसरे फ्रेगमेंट का मास भी आ जाएगा 1/5, और तीसरे फ्रेगमेंट का मास आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3/5, क्योंकि उसका रेशियो 3 है ना, तो m3 आ जाएगा 3/5। यानी कि ये कैसे लिखा सर आपने, आप इन तीनों रेशियो को पहले जोड़ दो। अगर 1 1 3 दे रखा है, बोलो 1 2 3 दिया होता तो मैं 1 + 2 + 3 करता। तो जो पहला मास है वो आ जाएगा, जो इसका रेशियो है ऊपर रखो उसको 1/5, है ना, क्योंकि इसका मास हमारा ये है। वैसे मुझे यहाँ लिखना चाहिए m/5, इसको लिखना चाहिए m/5, और इसको लिखना चाहिए 3m/5, क्योंकि मेरा m1 दे रखा है, इसलिए मैं यहाँ m1 को क्या लिख रहा हूँ, m/5 की जगह 1/5, और m2 को क्या लिख रहा हूँ यहाँ से 1/5, और m3 को यहाँ से क्या लिख सकते हैं बोलो 3/5। ऐसे इसको ले सकते हो। इसमें किसी को डाउट हो अभी पूछ सकता है, किसी को यहाँ डाउट है अभी पूछ ले बेटा, प्लीज फील फ्री टू आस्क, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आपको भी याद रहे तो एग्जाम में हो जाएंगे। जब रेशियो दिया हो तो मासेस ऐसे निकालना है, लिख लो साइड में लिख लो। अभी तो बहुत सिली लग रहा है ना, बाद में लगेगा। जब रेशियो दिया हो तो आप ऐसे मासेस निकाल सकते हो। जब रेशियो दिया जाए तो मास ऐसे कैलकुलेट करें, ऐसे मास कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। वैसे आपको यहाँ क्या लिखना चाहिए, m/a और यहाँ m/a 3m/a 3/5 ऑफ m। बट यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में टोटल मास हमारा 1 kg है, ठीक है। अब आपको वो क्या बोल रहा है बेटा, ये 3 हिस्सों में टूट रहा है, 2 फ्रेगमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। यानी आप कहोगे सर मान लेते हैं जो 2 इक्वल फ्रेगमेंट है, जिसका मास यहाँ से कितना था 1/3, वो इधर चला गया, एक मास ऊपर चला गया, इसका मास कितना था 1/3, है ना। और आपको ये भी बोल रहा है ये जो फ्रेगमेंट्स हैं 2 इक्वल मासेस फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद स्पीड 15 मीटर/सेकंड। ये 15 मीटर/सेकंड से यहाँ चला गया, ये 15 मीटर/सेकंड से मैंने मान लिया ऊपर चला गया। तो तीसरा फ्रेगमेंट कहीं यहाँ जा रहा होगा, हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है, पर उसका मास कितना है 3/5, और इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो इनिशियल मोमेंटम आप बोलोगे सर 0 है, इनिशियल मोमेंटम को आप बोलोगे 0, तो आप बोलोगे सर फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। पर फाइनल मोमेंटम है कितना अपने पास,
फाइनल मोमेंटम इसको एक्स डायरेक्शन मान लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी आई कैप, प्लस इसको भी ले लो इसी तरीके से, तो मास इंटू वेलोसिटी जे कैप, और तीसरा फ्रेगमेंट इसका मास कितना है हमारे पास 3/5 और उसकी वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, 1/5 था, सॉरी 1/3 नहीं था, 1/5 था, 1/5 1/5 ये था ना। ठीक है, अब आप 5 को कॉमन लेके 0 में डाल सकते हो और यहां से v वेक्टर निकाल लो। v वेक्टर कितना आ रहा है अगर आप यहां से निकाल रहे हो, देखो 5 को तो आप कैंसिल कर दो बेटा, ये तीनों 0 में चले जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा 3v वेक्टर इज इक्वल्स टू -15 आई कैप -15 जे कैप, यानी v वेक्टर आ जाएगा आपका -5 आई कैप -5 जे कैप, और इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे v वेक्टर का तो कितना आएगा, दिख रहा है, मैग्नीट्यूड निकालोगे v वेक्टर का तो कितना आ जाएगा 5√2। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 5√2 -5 आई कैप -5 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड 5√2 आएगा। मैं यहाँ स्टेप नंबर लिख रहा हूँ, है ना, टेक योर टाइम एंड देन आस्क कि सर मुझे ये स्टेप नहीं आया समझ में। ये मेरा स्टेप नंबर 1 है जहाँ मैंने मास कैलकुलेट करना सिखाया, ये तो मैंने ऑलरेडी वैसे बता दिया, फिर भी सेकेंड स्टेप यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, थर्ड स्टेप मैंने यहाँ मोमेंटम को सब्स्टिट्यूट किया है, फोर्थ स्टेप में तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दी। सर जी बेटा। सर पिछले क्वेश्चन में डाउट है। बेटे इतनी लेट क्या हो गया? सर वो माइक लेट मिला था। अच्छा माइक लेट मिला, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इतना यस लेट? सर, यस सर। अभी पहले एक बार ये नोट कर लो, है ना, फिर मैं बताता ओके हूँ। सर। उसमें भी आप मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, वैसे तो हम इसमें कर रहे हैं ना। ये पूछ लो, अभी पूछ लो बेटे, फिर दोबारा मत कहना सर मेरे को माइक लेट मिला, अभी पूछ लो, अभी टाइम है, वक्त है, मौका है, दस्तूर है, सर भी हैं, पूछ लो। लग रहा है कि कोई दिक्कत है, ऐसे अच्छा है, अगर नहीं दिक्कत तो जरूरी नहीं है कि दिक्कत होगी, हो सकता है समझ भी आ गया हो। सर जी बेटा। सर जो आप बताए थे फॉर्मूला सर, वो उस वाले से करेंगे तो सर नहीं होगा? उससे भी हो जाएगा, एसीएम वाले से। नहीं सर, मतलब M1 V1 M2 V2 ऐसे वाले से। वही तो फॉर्मूला है बेटा, ये कौन सा M1 V1 वाला कह रहे हो? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ही तो लगा रहे हैं ये, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, इसको हम 0 डाल रहे हैं, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम तो यही है ना बेटा, M1 V1 वेक्टर, एक सेकेंड, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर प्लस M3 V3 वेक्टर, ये मेरा फाइनल मोमेंटम है। तो वही मैंने वैल्यू डाली है, M1 की जगह 1/5, V1 की जगह 15 आई कैप, देखो ये आगे जा रहा है तो, और ऐसे M2 V2 M3 V3। एक बार फिर से समझा दीजिए, नहीं समझ रहा। ये ऐसे नहीं बताऊंगा मैं, ये बताओ कौन से स्टेप में दिक्कत है, पिटाई हो जाएगी बहुत ज्यादा। पहले मैंने बोला कि ऐसे नहीं होता है कि सर पूरा समझा दो सर, ऐसे 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 थोड़ा ना होता है। ऐसे पूछो कि सर मुझे इस स्टेप में दिक्कत है, ऐसे थोड़ा है कि सर पूरा समझा दो सर, जो पहली क्लास चली थी ना यूनिट मेजरमेंट, सर वहां से एक बार बता दो सर, मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, ऐसे होता है। ये बताओ कौन से स्टेप में दिक्कत है, कहाँ से तुम्हें दिक्कत आई, कहाँ से तुम्हें लगा कि सर मुझे समझ नहीं आया? सर मैं पूछ रही थी कि सर थर्ड स्टेप के बाद तो कैसे हुआ? हाँ एक बार मैं आपको भी थर्ड स्टेप उसका बताता हूँ, पहले आप बोलो बेटा, आप क्या कह रहे हो? एक बार बच्चे आप दोबारा बोलो, रिपीट करो। गर्ल चाइल्ड जो बोल रहा था बच्चा, वो बोले क्या कह रहा था? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, बोलो, फर्स्ट सीट पे बच्चे बोलो। सर 5√2 कैसे आया? 5√2, अगर हम मतलब आप स्टेप 3 में पूछ रहे हो, है ना, तो अगर कोई वेक्टर आपको ये दे रखा है बेटा -5 आई कैप -5 जे कैप, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, याद नहीं है? √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड होगा ना 5√2। ठीक है ना? थैंक यू सर। ओके। हाँ अब वो बच्चे क्या कह रहे थे जिसको बिल्कुल समझ नहीं आया था? ठीक है, देखो ये जो डांट पड़ रही है ये बहुत काम आएगी आगे जाके, इसको आपको इंसान बना देगी अगर ऐसे ही रहोगे कि सर एटीट्यूड अपना सही रखना है, बिल्कुल पूछते टाइम, मजाक में नहीं, समझना है। ऐसा नहीं है कि पहले सो रहे हैं और एकदम से जागे और सर बता दो दोबारा, ऐसे नहीं, बाकी बच्चों का लॉस होता है, ऐसे आप समझो मेरी बात। आप दोबारा पूछो आपको कौन से स्टेप में दिक्कत है, कहाँ है, नहीं तो मैं आपसे पूछना चालू करूंगा और नहीं बताओगे, मैं बता रहा हूँ कंप्लेन चली जाएगी घर पे।
बहुत सीरियस हो जाओ इस चीज को, ठीक है? बोलो, अब बोलो, अब माइक लो अपने हाथ में और फेस करो, क्या बोल रहे हो? खड़े होके पूछो मुझसे सवाल, क्या पूछना चाहते हो? पूछो, टेक माइक एंड आस्क, जल्दी से। कौन सी पाठशाला से पूछ रहा था बेटा? हाँ सेकेंड बोलो। स्टेप की बात नहीं समझ में आ रहा था सर। थर्ड स्टेप के बाद में बेटा ये बताओ, तुम्हें ये समझ में आया इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा और यस सर। फाइनल भी जीरो होगा, है ना? और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो मोमेंटम का सर बोलो। वी इनिशियल वी फाइनल। मोमेंटम का फॉर्मूला, एफ भी। ठीक है? वही बच्चा बोले जो सवाल जवाब जिसको मैंने दिया माइक बेटे, प्लीज बोलो मास मोमेंटम इनटू का फॉर्मूला बताओ आप मास मुझे। इनटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, तो यही किया हमने, मास इंटू पहले की वेलोसिटी, इस वाले की अगर आगे देखें, प्लस मास इंटू दूसरी वेलोसिटी जो ऊपर जा रहा है, और तीसरा मास इंटू तीसरे की वेलोसिटी जो मान लो कहीं यहां जा रहा है। तीनों का मास मैं बता चुका हूं ऑलरेडी बेटे, अब आपको बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। m1 की जगह 1/5 और v1 की जगह ये आगे जा रहा है तो 15 आई कैप, और m2 की जगह दोबारा से ये हमने 1/3 क्यों लिख दिया? यहाँ 1/5 लेना था ना बेटा, किसी ने मुझे बताया नहीं कि सर यहाँ भी ठीक कर लो। इसलिए तो कंफ्यूज है, वहाँ 1/5 लिख रहे हैं, यहाँ 1/3 लिख रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ 1/5 और यहाँ पे क्या आएगा? 3/5, ठीक है ना? तो 1/5 और ये 15, 1/5 और ऊपर 15 और यहाँ पे 3/5 और भी, ठीक है? अब बेटे मौका मिल गया तुम्हें सर, इसलिए कंफ्यूज थे हम तो बस, बाकी तो मुझे सब आता है। मोमेंटम का फॉर्मूला v इनिशियल इज इक्वल्स टू v फाइनल होता है सर, हमें पता है ना? ओके ठीक है, क्लियर? अब सर ठीक है? यस सर। सर अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग खाली मैग्नीट्यूड लेकर करते तो सर ये सवाल गलत होता क्यों? सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके करते, क्योंकि अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके कर रहे हो तो हमें ये कैसे पता चलता है इनका रिजल्ट क्या आ रहा है? ऐसे तो आपका आंसर ये आ जाता 30/3, 10 नहीं आ जाता। डायरेक्शन वही भी तो तो। इंपॉर्टेंट है ना, स्पीड निकाल रहे हो आप, डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट है। ये 1D में नहीं हो रहा ना, ये 2D में मोशन हो रहा है, ठीक है? हाँ सर। डायरेक्शन क्योंकि तभी तो उसने दिया, वो परपेंडिकुलर जा रहे हैं इसलिए जानबूझ के दिया उसने बेटा। ये एक प्लेन में एक्सक्यूज मोशन मी हो रहा है, सर। 1D में नहीं है, ठीक है सर जी बेटा? सर डाउट था कि मतलब ये सब क्वेश्चन में कैसे पता चले कौन सा फॉर्मूला लगाना है? जैसे मैंने एक m1 v1 वाला आके किया था तो देखो मतलब थोड़ा सा एक चीज नहीं समझना सही ध्यान लगा। से, अब इसमें ये बहुत अच्छी चीज है कि सर हम ना एनालाइज ही नहीं कर पाते कि कब इस यस चैप्टर सर। का कौन सा फॉर्मूला किधर यूज करना है ना? और ये सर यस मैक्सिमम सर। जनता का डाउट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अकेले नहीं हो, मैक्सिमम बच्चे इसी में स्ट्रगल करते हैं। सो आप एक चीज सोचो, जब मैंने आपको ACM 0 होगा या कंजर्वेशन की बात बताई होगी तो सबसे पहले मैंने एक चीज जरूर बोली होगी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ये कब अप्लाई होगा? जब नेट फोर्स 0 होंगे। फिर मैं आपको एग्जाम्पल जरूर बताता हूँ कि सर जब क्रैकर फटता है ना, जब पटाखा बर्स्ट होता है, क्या मैंने बताया था क्लास में, याद करो? यस सर तो मैंने उसमें बोला था कि इसमें नेट फोर्स 0 होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए नेट फोर्स 0 होने पे दो ही चीजें यूज हो सकती हैं, या तो मैं ACM को 0 डाल दूंगा, है ना, और VCM इनिशियल को VCM फाइनल डाल दूंगा, या फिर मैं क्या फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो आपको जैसे ही पटाखा दिखा, आपके दिमाग में भी पटाखे फट जाने चाहिए। पटाखा फटता था, सर ने कहा था मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, ऐसे स्ट्राइक करेगा दिमाग में, है ना? तो जब भी कोई क्वेश्चन होता है ना, आप वो बच्चे भगवान नहीं है, या मैं भगवान नहीं हूं कि मुझे इतने सारी चीजें याद है। मेरा दिमाग ना ऐसे ही काम करता है, रिलेट करता है इस चीज से। अच्छा यार पटाखा बोला था तो सर ने पटाखे के क्वेश्चन तो यही कराए, पटाखा फटता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स होता नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही रिलेट करना है सवालों को, ठीक है? सर तो जितने भी पटाखे वाले क्वेश्चन होंगे उसके लिए यही वाला इनिशियल वाला पर ये भी मोमेंटम पढ़ना वाला। क्वेश्चन सर पूछ क्या स्लाइड रहा है, अब पीछे ये कर ना हो दीजिएगा। कि वो क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड ना हो, ऐसा भी देख सर लेना। बैक स्लाइड हो सकता है करिएगा वो सर, एनर्जी से फोकस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको समझना पड़ेगा, क्या पता उसने एजर्शन रीजन में यही पूछा पटाखा फटता है तो एनर्जी कंजर्व होती है या नहीं। तो पटाखा फटता है तो मैंने ये भी बताया था कि उसकी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, याद है? यस सर। तो ये यस याद सर रखना, बताया पटाखा था। फटता है तो क्या क्या हो सकता है, तो उसी से रिलेटेड है सर। उसमें क्वेश्चन में वो वेलोसिटी पूछ रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आराम से आ जाएगी, मुझे समझ में आ गया। सर तो बैक हर स्लाइड चीज, करिएगा एक थोड़ा मिनट सा। बाबू, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट बेटे, ठीक है? तो हर बार ये याद रखना है कि क्वेश्चन किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। जो हमें सिखाई जा रही है फिजिक्स, वो इसलिए सिखाई जा रही है ताकि आप डेली लाइफ में इसको अप्लाई भी कर सको, ठीक है ना? किस तरीके से यस आप सर। चीजों को लर्न कर पा रहे हो, है ना? अब कोशिश करना, जिसका ये डाउट था वो कोशिश करना हर क्वेश्चन को इसी तरीके से सोचने की कि हाँ सर ये यस कॉन्सेप्ट सर। इससे रिलेटेड है, ठीक है? थैंक यू सर। ओके बेटा। ये पीछे वाले क्वेश्चन में भी किसी को डाउट था, ये नोट कर लिया सभी ने? किसी को लिखना था, यहाँ कुछ पूछना था बेटा, वो पूछ ले, जो कह रहा था सर माइक ही लेट आया मेरे पास। तो सर ये एक्सप्लोड समझ में नहीं आया था, कहाँ से आया? एक्सप्लोड मतलब पटाखा वाला बच्चे, वही कोई पटाखा फट रहा है, एक्सप्लोड कर रहा है, तो इसके अंदर कोई भी नेट फोर्स तो है नहीं ना बेटा। वो किसकी वजह से फट रहा है? इंटरनल फोर्सेस की वजह से। तो नेट फोर्स 0 तो ACM 0,
तो डेल्टा वीसीएम 0 तो वीसीएम इनिशियल फाइनल, या फिर आप यहां भी वही कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या यूज कर सकते हो बेटा, बोलो फाइनल। अब मुझे आप बताओ बेटा जिसका डाउट है, या ये क्या पार्टिकल पहले मूव कर रहा है, यस और नो? ऐसा कर रहा पहले कर रहा था, फटने से पहले कर रहा था मूव, नो सर नहीं करा था तो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, 0 तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 0 तो फाइनल मोमेंटम को मैं ये लिख सकता हूँ मास इनटू पहले वाले हिस्से की वेलोसिटी, और मास इनटू दूसरे वाले के हिस्से की वेलोसिटी, और मास इनटू तीसरे वाले की वेलोसिटी, ऐसे लिख सकता हूँ ना, mv1 प्लस mv2 प्लस mv3 इज इक्वल्स टू 0, है ना, लिख ओके सकता हूँ ना सर बेटा, वही चीज है देखो, mv1 प्लस mv2 प्लस mv3, और वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, वही इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से भी, थैंक यू सर ठीक है। ओके ओके, नो मोर डिस्कशन ऑन दिस, क्योंकि काफी टाइम ले जा चुका है ये टॉपिक। अब हम आगे बढ़ेंगे सर इस एक क्वेश्चन सेकंड पे। जैसे ये क्वेश्चन सबको सोचना है, सोचने पे मजबूर करूंगा मैं सभी को, बिना सोचे कोई क्वेश्चन नहीं होता है, अगर गलत भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ये देखना आप कितने नजदीक थे आंसर के, सभी को। ट्रस्ट मी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, क्या पता आपका आंसर ठीक ही आ जाए, क्या पता गलत आ जाए, सोचने पे मजबूर करो अपने आप को। तुम्हारी क्षमता उतनी है जो तुम्हें भी नहीं लगता, तुम्हें लगता है तुम नहीं कर सकते, बट तुम उससे अच्छा कर सकते हो। कोई भी बच्चा यहां अगर हताश हो रहा है ना कि मैं सबसे वीक हूं, तो वो उसकी गलत फहमी है कि वो ऐसा सोच रहा है, वो अपनी अपनी पावर्स को जानता ही नहीं है, वो यूज नहीं करना चाहता है, बस ये बात है, वो सिर्फ लेजी है, वो कर सकता है, वो भी वो हो सकता है। और टाइम दे रहा हूं मैं, करो, ट्राई करो सभी, हिलना नहीं है जब तक सवाल न हिल जाए। पानी का एक घुट गले से उतरना नहीं चाहिए जब तक सवाल ना हो जाए। अभी अभी पानी पिया है सर, पहले बताते। भैया तुम तो जानबूझ के पानी पीने लग गए भाई। चलो देखते हैं, आप मदद करना, चलो नहीं भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या दिक्कत है, करके देखेंगे कि क्या कहां फंसे। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन क्लियर है? पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या हमने ये समझा, क्वेश्चन की एक एक लाइन का मतलब निकाला? अ बॉम्ब ऑफ मास 1 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स आफ्टर 5 सेकेंड। पहले मुझे बताओ, एक बॉम्ब है, आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, है ना, किस स्पीड से फेंक रहे हो? सभी को कंट्रीब्यूट करना है, इसमें नहीं करोगे तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, कल से छोड़ दूंगा, मैं भी कहूंगा करना है क्या, पढ़ते तो है नहीं बच्चे। बताओ किस स्पीड से फेंका है ऊपर, बोलो। 100 मीटर 100 पर मीटर सेकेंड, ठीक है। 100 मीटर और जो भी इवेंट हो रहा है वो कितनी देर के बाद हो रहा है? 5 5 सेकेंड सेकेंड बाद। क्या मुझे कोई 5 बता सकता है सेकेंड 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 5 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी मुझे कोई बताएगा क्या होगी? 3 मीटर पर सेकेंड। सर 0 होना चाहिए। 5 सेकेंड बाद 50 रुक मीटर जाएगा? पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन कितना है इसका बोलो? सर माइनस 50 मीटर पर सेकंड ना। v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, है ना, हाँ कई बच्चों ने निकाला, वेरी गुड। v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, u कितना है अपने पास? 0, और v कितना है अपने 0 पास? वो v निकालना है। a कितना है अपने पास? -10, है ना, सॉरी u 0 नहीं है, u कितना है हमारे पास? 100 है, प्लस 100 है ना। और अगर हम ध्यान से देखें, a कितना है अपने पास? -10, और टाइम कितना है अपने पास? जल्दी से बोलो, 5। तो कितनी आ गई थी ये बोलो? 50 मीटर पर सेकेंड। जो काफी बच्चों ने मुझे जवाब दिया भी कि सर ये यहाँ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है 50 से, देख के बताओ, ऊपर जा रहा है या नीचे? सर ऊपर ऊपर। पॉजिटिव आई है सर, पॉजिटिव जा रहा है तो ऊपर है सर, खुल के बोलो, समझ में आएगा। कहां जा रहे हैं ये 5 सेकंड बाद, ऊपर जा रहे हैं या नीचे? अगर -50 आता तो नीचे जा रहा होता, +50 आ रहा है तो ये कहां जा रहा है? ऊपर। यानी कि ऊपर सर इसकी जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव अब क्या कह रहा है? अ फ्रेगमेंट ऑफ मास 400 ग्राम मूव डाउनवर्ड्स विद अ स्पीड 25, देन द स्पीड ऑफ दूसरा फ्रेगमेंट, यानी कि ये यहां टूट गया। आप समझना ध्यान से, ये यहां पे टूट गया और एक फ्रेगमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी v1 है, और एक फ्रेगमेंट नीचे की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी v2 है। क्या मैं यहाँ
दोबारा से मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं लगा सकता। बोलो इनिशियल मोमेंटम कितना है टूटने से पहले? इनिशियल मोमेंटम कितना है जल्दी से बता दो, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। इनिशियल मोमेंटम कितना है टूटने से पहले? जल्दी से बोलो। मास कितना है इसका? टोटल मास टूटने से पहले टोटल मास बोलो। 1 केजी है ना, 1 है ना, 1 kg है ना। और वेलोसिटी कितनी है इसकी? जल्दी से बोलो, टूटने से पहले वेलोसिटी कितनी है? 50। तो यही मेरा इनिशियल मोमेंटम होगा ऊपर की तरफ, है ना। फाइनल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, फाइनल मोमेंटम वो इनिशियल के बराबर होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम क्या आपको ये पता है नीचे वाला मास कितना दिया है ना क्वेश्चन में? नीचे वाला मास उसने बोला है v1 से, है ना। नीचे वाले मास की वेलोसिटी उसने v1 दी है, तो नीचे वाला मास v1 से जा रहा है, यही दिया ना 400 ग्राम, है ना। तो नीचे वाला जो मास है वो 0.4 kg का है और उसकी वेलोसिटी आपको दी है पॉजिटिव या नेगेटिव? वेलोसिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव है? डाउनवर्ड दी है, तो कितनी है बोलो? -25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ऊपर वाले का मास कितना हो जाएगा? 0.6 kg। अब ये भी कहो कि नहीं निकाल पाएंगे तो बड़ी दिक्कत है। अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 0.4 kg नीचे जा रहा है तो 0.6 kg ऊपर जाएगा। अरे 400 ग्राम नीचे गया तो 600 ग्राम ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इनिशियल मोमेंटम हमारा ये था, फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा? 0.4 इंटू -25 आ जाएगा ना, प्लस 0.6 इंटू कितना आएगा बेटा? जल्दी से बोलो, इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है v2। और इन दोनों को इक्वेट कर दो, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम से इक्वेट कर दो, दोनों को बराबर रख दे। मैं यहाँ रख दूं दोनों को बराबर, करो जल्दी से। तो ये क्या आ जाएगा? इनिशियल मोमेंटम सर 50 था, फाइनल मोमेंटम आ जाएगा 25 इंटू 400 होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -10 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा? 0.6 v2। तो ये कितना आ जाएगा देख सकते हो? 60 डिवाइडेड बाई 0.6। क्या ये v2 आ जाएगा? कितना आंसर आया जल्दी से बोलो? ए, बी, सी या डी? कौन सा आंसर आया? डी ऑप्शन। 60 बाई 0.6 100 हो गया ना। डी। हाँ जी, समझ में आया कटक वासियों? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर वो जो सेकंड बॉडी मतलब सर वहाँ ब्रेक पे होने के बाद 0.7 अपवर्ड से जा आया। रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? वो अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है मुझे नहीं पता, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस यहाँ v2 लिख दिया। अगर v2 पॉजिटिव आता तो इसका मतलब है अपवर्ड, और v2 नेगेटिव आएगा तो डाउनवर्ड, क्योंकि अपवर्ड वेलोसिटी को आप पॉजिटिव मान रहे हो, डाउनवर्ड को नेगेटिव, इसलिए तो मैंने बस यहाँ v2 डाला है। मैंने ना -v2 डाला है ना +v2, मैं तो सिर्फ v2 लिख दिया। अगर इसको सॉल्व करके v2 अपना आप ही मेरा कैसा आ रहा है आप देख रहे हो? पॉजिटिव आ रहा है। आप इसको सॉल्व करो, v2 अपना आप कैसा आ रहा है बेटा? बोलो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ऊपर जा रहा है। और लॉजिकली जाना भी चाहिए बेटे, क्योंकि अगर कोई चीज टूट रही है ना, तो अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो नीचे भी जा सकती है। बट हाँ, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप सीधा डाल दो, अगर v2 पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है वो ऊपर जा रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो सर सॉल्व करने के बाद ही हम कंक्लूजन करेंगे कि अपवर्ड जा रहा है डाउनवर्ड जा रहा है? देखो इन जनरल अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा होता है तो इसमें तो बहुत श्योर होता है कि सर अगर इसका कोई हिस्सा राइट जाएगा तो एक दूसरा लेफ्ट जाएगा, कोई हिस्सा अगर टूट रहा है ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा। तो यहाँ भी आप इन शॉर्ट कह सकते हो कि सर अगर ये बम टूटेगा, इसके 2 हिस्से टूटेंगे, तो अगर इनिशियल मोमेंटम ऊपर की तरफ था तो फाइनल मोमेंटम भी ऊपर की तरफ ही होना चाहिए ना। सोचो, टूटने से पहले इसका इनिशियल मोमेंटम ऊपर की तरफ था, तो मोमेंटम तो बदल नहीं रहा, तो फाइनल मोमेंटम भी ऊपर होना चाहिए। ये वाला मोमेंटम सर। नीचे दे रहा है तो इसका मोमेंटम दूसरे वाले हिस्से का ऊपर ही होना चाहिए, इसलिए इसका मोमेंटम ऊपर ही होना चाहिए था। ओके सर, ठीक है? थैंक यू सर। ओके। और कोई भी कुछ पूछ रहा था? एक बच्चा कुछ कह रहा था बीच में, नहीं? आगे बढ़े? चलो यार, इसमें डाउट है किसी को? ठीक है ना यार, पूछ लो यार, तुम लोग बहुत परेशान मत होना। मैंने आप से पहले बताया कि ये कॉन्फिडेंस का खेल है, नीट पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है।
ये आप ही हैं, आप में से ही कुछ बच्चे टॉपर्स बन जाते हैं, आप में से ही कुछ बच्चे सिलेक्शन दिखा देते हैं, और आप में से ही कुछ बच्चे कुछ नहीं कर पाते। जो कुछ नहीं करने वाली कैटेगरी है वो बहुत डिप्रेस हो जाती है, उनको मजा नहीं आता, ऐसा लगता है यार क्या ही क्यों ले ली साइंस। बट वो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है आप में और उनमें कि जो सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है। वो एक दिन का काम नहीं है, वो रोज का काम है। वो एक क्वेश्चन की बात नहीं है, वो हर एक क्वेश्चन में दिखाते हैं। आप कभी कभी इतने एनर्जेटिक हो जाते हो, एक क्वेश्चन में 100% दे देते हो, अगले क्वेश्चन में मैं देख रहा होता हूँ आधे बच्चे पानी पी रहे होते हैं, आधे बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और बता बहन तेरे घर क्या हो रहा है, और बता भाई क्या चल रहा है। ये आपको सिलेक्शन नहीं देगा। आपको लगता है एक आधा क्वेश्चन मिस करके क्या चला जाएगा जिंदगी में, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वो टीचर हूँ जो बहुत प्यार भी करता है, वो टीचर हूँ जो आपको रियलिटी भी बोलेगा, और सच हमेशा कड़वा होता है, और ये कड़वा सच सुन लो। अगर आप ये चीज सोच के चल रहे हो कि एक आधा क्वेश्चन छूटने से कुछ नहीं होता, या एक आधी क्लास छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर तो दोबारा पढ़ा देंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक एक दिन मैटर करता है, एक एक मोमेंट, एक एक क्वेश्चन, सभी आप लोगों का लाइफ डिसाइड करने वाले हैं। और नीट बहुत ज्यादा बड़ी तपस्या है। एजुकेशन आज भी, कल भी और हमेशा ही एक तपस्या रहेगी। ये इसको मजाक में कभी मत लेना, ना कभी इसका मजाक उड़ाना, ना कभी इसको मजाक में लेना, ठीक है ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं एक टीचर हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने लाइफ झेली है, मैं जानता हूं। मैं आज इस जगह पे खड़ा हूं, इस मुकाम पे खड़ा हूं, तो मैंने बहुत सारी गलतियां भी की हैं और बहुत सारी अच्छी चीजें भी की होंगी। तो मैं अपनी गलतियों से सीखा हूं। मुझे पता है कि हाँ कभी कभी हमने भी ये गलतियां की, हमने कभी कभी किसी चीज को इतना सीरियस नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। शायद अगर मैं सीरियस लेता तो मैं कहाँ होता। आप वो पछतावा ना करो। टीचर कभी नहीं चाहता जो उसने अपनी लाइफ में गलत मोमेंट झेले हैं वो उसका बच्चा झेले, इसलिए वो आप लोगों को मोटिवेट करता है, इसलिए वो आपको हमेशा गलती करने से रोकता है। और मेरा भी फर्ज बनता है, अगर मुझे यहाँ आप लिखते हो गलत करते हुए तो मैं आपको बार बार टोकता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ आपकी तारीफ करता रहूं और आपको खुश रखता रहूं और आप खुश होकर कहो अरे वाह बहुत बढ़िया टीचर है, वही तो हमारी तारीफ ही करता रहता है, तो मजे करता रहता है। नहीं, उससे मेरी क्लास तो बहुत अच्छी हो जाएगी बट आपका सिलेक्शन अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। ये कड़वा सच है। पढ़ाई का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है दुनिया में। एजुकेशन पहले भी और आज भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, और इसको तपस्या को अपने दिल में बिठा लो। रिस्पेक्ट करो। जब बैठते हो ना सीट पे, सबसे पहले विद्या को प्रणाम करा करो, और हमेशा ये सोचा करो कि आज मेरा दिन अच्छा जाए, जो सर पढ़ाए मेरे दिमाग में जाए, नहीं आए तो मैं सर से सीखूं, ठीक है ना। बहुत बड़ी चीज है। हम भी टीचर्स आने से पहले कई बार क्लासरूम में घुसने से पहले यहाँ भी प्रणाम करते हैं, बोर्ड को यूज करते हैं, इसको भी प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता ही हम बहुत बड़ा कॉज है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये एक छोटी चीज नहीं है बेटे। इसको आजमा लो। जब भी लेक्चर लेने बैठते हो ना तो इसको सोचो, इस बारे में 2 मिनट के लिए सोचो, आपको कभी नींद नहीं आएगी। अगर आपको लगता है ना मुझे नींद आती है क्लास अटेंड करने में, इसको एक बार सोच लेना कि मैं क्या कर रहा हूं सो के, मैं क्या कर रही हूं सो के, मैं क्या कर रहा हूं अगर मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं किसी से। ये किसी का नुकसान नहीं, आप अपना नुकसान कर रहे हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो, और आपके पेरेंट्स का नुकसान है। और वो पेरेंट्स जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इस दुनिया में उनसे प्यारी चीज नहीं है कोई, ठीक है ना। उनके लिए आप एटलीस्ट करो ये। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से किया जा सकता है। सभी ट्राई करें एक बार, ठीक है ना। आंसर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे अटेम्प्ट चाहिए सभी बच्चों से। सभी बच्चे मुझे नजर आने चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। एक भी बच्चा बात करते हुए दिखेगा तो समझ लेना कि मजा नहीं आ रहा फिर सर को, फिर वो सर का आदेश मान ही नहीं रहा, सर की बात ओबे ही नहीं करता, मतलब सर की रिस्पेक्ट खत्म है। अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे, अभी आपके हाथ में है। क्या कहता है क्वेश्चन में? एक बुलेट है जिसका मास m है, वो किसी स्पीड v से मूव कर रही है, वो एक वुडन ब्लॉक में जाती है, एम्बेडेड हो जाती है, मतलब उसी में जाके मतलब वुड के अंदर ही चली जाती है और वुड के अंदर रुक जाती है, वुड के अंदर। तो वुड और वो ब्लॉक साथ में मूव, मतलब वो बुलेट और वो ब्लॉक फिर साथ में मूव करेंगे। वो पूछ रहा है किस स्पीड से मूव करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन। सोचो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, सोचो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, अप्लाई करो और आंसर बताओ मुझे। सर सी होगा क्या? एग्जैक्टली सी होगा। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन सी या बी? ऑप्शन बी। बी 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 बी। ऑप्शन सी सर। सर सी। सी या बी? ऑप्शन सी। ये बताओ सी मुझे, होगा। आप सबसे पहले ऑप्शन सोचो सी। यहाँ क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग सकता है या नहीं। पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, और अगर आप कहते हो लगता है तो ये बताओ क्यों लग रहा है यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, यस और नो। जल्दी से सोचो क्या लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कब लगता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? जब कोई नेट फोर्स नहीं होता। आप देखो यहां देखो, ये बुलेट इसको धक्का मार रही है, ये बुलेट को धक्का मार रहा है, तो नेट फोर्स 0 है ना। तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है सर, ये लगाया जा सकता है।
यानी कि इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का। आप कहोगे सर ये जो बुलेट है इसका मास है m, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v, और जो ब्लॉक है इसका मास है कैपिटल M और इसकी इनिशियल वेलोसिटी सर 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, क्या होगा बोलो। इसका होगा mv और इसका होगा 0। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा सर, mv बचेगा, क्योंकि इसके पास तो है नहीं। तो सर फाइनल मोमेंटम भी इतना ही होना चाहिए। फाइनली क्या होगा, ये दोनों साथ मूव करेंगे। फाइनली क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगी, बुलेट इसके अंदर चली जाएगी, ये दोनों एक साथ मूव करेंगे किसी वेलोसिटी v डैश से। तो आप बोलोगे सर फाइनल मोमेंटम इसका भी, मास का भी v डैश और दूसरे वाले का भी v डैश, मतलब फाइनल मोमेंटम में आप बोल सकते हो ये हो जाएगा सर mv डैश प्लस mv डैश, यानी कि सिंपली सर m प्लस mv डैश। तो आप इन दोनों को इक्वेट करके बता सकते हो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। mv ये किसके इक्वल हो जाएगा, m प्लस m v डैश के, यानी कि v डैश क्या हो जाएगा, mv डिवाइडेड बाय m प्लस। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, फाइनली परपेंडिकुलर वगैरह नहीं जा रहे, तो इसमें ऐसा कुछ आंसर नहीं आएगा, आंसर यही आएगा। दिख रहा है सभी को। सर जी बेटा। बताना एक बार। सर लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने से बी आ रहा है। एनर्जी कंजर्व नहीं है, किसने कहा एनर्जी कंजर्व है, मुझे एक बात बताओ। अब सोचो क्यों नहीं है। आप जब बुलेट को मार रहे हो वुड में, क्या वुड अंदर जाके, बुलेट वुड के अंदर जा रही है, क्या वहां हीट वगैरह जनरेट नहीं हो रही होगी, हो रही होगी ना। तो इसका मतलब है आपको नहीं पता है एनर्जी कंजर्व है या नहीं है, और एक्चुअली एनर्जी कंजर्व नहीं होती जब एक चीज दूसरे में जाके चिपक जाती है। एक्चुअली ऐसे कोलिजन को प्लास्टिक कोलिजन कहते हैं, जो भी हम कोलिजन्स में भी पढ़ेंगे। तो आप वहां सीखोगे ऐसे कोलिजन्स में एनर्जी कंजर्व नहीं है, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड हियर। मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व इन दिस केस। तो लिख लेना, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर एनर्जी कंजर्वेशन से तो ये आ रहा है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन में। 100% मोमेंटम कंजर्व है, बट एनर्जी कंजर्व यहाँ पे नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस में आप चाहे तो लिख लो नीचे, यह एनर्जी कंजर्व नहीं है, और ऐसे किसी भी क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्व नहीं होगी जिसमें चीजें चिपक जाती हैं कोलिजन के बाद। आप लिख सकते हो 100% ये बात हर बार ट्रू रहेगी कि जब चीजें आपस में चिपक जाती हैं कोलिजन के बाद तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो यहाँ मोमेंटम कंजर्व है बट एनर्जी कंजर्व नहीं है। पी फाइनल कैसा है बताना है सर। क्या बच्चे, पी फाइनल। पी फाइनल बेटा, जब ये बुलेट इसके अंदर जाके रुक गई तो बुलेट और ब्लॉक एक साथ आगे मूव कर रहे हैं ना, ये ऐसे जाने की, ऑब्वियसली ये ऐसे पेंडुलम की तरह जा रहे होंगे, बट इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी आगे की तरफ होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई क्योंकि बुलेट वुड के अंदर जाके बैठ गई है चुपचाप। एम्बेडेड लिखा है ना क्वेश्चन में, बैठ गई है उसके अंदर जाके। अब ये दोनों एक साथ चलेंगे, जैसे आप बस के अंदर बैठ जाओगे, जो बस की स्पीड है वही आपकी है। तो बुलेट ने वुडन ब्लॉक को एक बस की तरह मान लिया, चुपचाप अंदर जाके बैठ गई है, चिपक गई है। अब ये दोनों साथ मूव कर रहे हैं, तो बुलेट का मोमेंटम m इंटू वी डैश और उसका मोमेंटम भी m इंटू वी डैश, क्योंकि बुलेट का मास स्मॉल m है और उसका कैपिटल M है। ठीक है, ओके सर। डन सर। ओके डन। ओके, सो जो नेक्स्ट चीज है वो हमें कोलिजन ही पढ़ना है, कोलिजन और उसके टाइप, कि कोलिजन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं। कोलिजन का मतलब क्या है, कोलिजन की जब भी बात करेंगे, कोलिजन का मतलब होता है चीजों का आपस में टकराना। कोलिजन का मतलब क्या है, चीजों का आपस में टकराना। इसकी कैटेगरी सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जब हम कोलिजन पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें 3 कैटेगरी होंगी, एक परफेक्टली इलास्टिक, एक इन इलास्टिक और एक होगा परफेक्टली इन इलास्टिक। 3 कैटेगरी की पढ़ेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन 3 कैटेगरी पे बात करेंगे। और परफेक्टली इलास्टिक में आपको याद रखना है कि यहाँ क्या कंजर्व होता है, P मतलब मोमेंटम। P का मतलब क्या है यहाँ पे, मोमेंटम। ठीक है ना, यहां से इसका मोमेंटम कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होती है। ठीक है ना, इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व है बट एनर्जी कंजर्व नहीं है। परफेक्टली इन इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व है बट एनर्जी कंजर्व नहीं है। यानी कि मोटी मोटी बात, ये मिल जाएगा नोट करने के लिए, हर जगह मिल जाएगा। सुनो, कोलिजन 3 तरीके के, एक तो परफेक्टली इलास्टिक। जब बोले ना परफेक्टली इलास्टिक, आप समझ जाना ये सबसे आइडियल केस है। सबसे अच्छा बच्चा होता है ना क्लास में, जैसे सबसे आइडियल बच्चा होता है, वैसे ये कोलिजन सबसे आइडियल है, जिस कोलिजन के बाद मोमेंटम भी कंजर्व होता है सिस्टम का और काइनेटिक एनर्जी भी। इन इलास्टिक कोलिजन थोड़ा सा शैतान है, उसमें क्या होता है, मोमेंटम तो कंजर्व है,
मोमेंटम हर कोलिजन में कंजर्व है एक्चुअली, है ना, मोमेंटम तो उसमें कंजर्व है इलास्टिक में, बट काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा लॉस हो जाता है, वहां काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। और सबसे शैतान है परफेक्टली इनइलास्टिक, इसी को हम बोलते हैं प्लास्टिक कोलिजन, जिसमें ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है ना, इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है इसमें, ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। मोमेंटम तो इसमें भी कंजर्व है, ठीक है ना, ये आप नोट कर सकते हो, बट मैं इसका बेसिक बताना चाहूंगा पहले, है ना, जितना भी हमारे पास 5 मिनट पड़े हैं, ये बहुत रिलैक्स होके अपना पेन नीचे रख दो सबसे पहले, और सिर्फ सुनो, जैसे एक मूवी चलती है ना, उसको एंजॉय करते हैं, वैसे आज मुझे एंजॉय करो, कोशिश करो, करके देखो, इतना बुरा नहीं हूं, ठीक है ना, सनी देओल नहीं हूं, जगजोत सर हूं आपका, है ना, एक आधी मूवी तो मेरी भी देख लो 5 मिनट की, इंस्टा पे 1 मिनट की रील तो देख ही लेते हो, 5 मिनट मुझे भी देख लो, ठीक है, ओके, तो शायद फील आ जाए अगर आपने अच्छे से इसको सुन लिया, ठीक है। इसमें क्या है, आप एक चीज समझना, जब चीजें कोलाइड करती हैं तो रियलिटी में क्या होता है, क्या कभी आपने डिस्कवरी वगैरह पे ये चीज देखी है, जब एक बॉल नीचे ऐसे टकराती है तो टकराते टाइम वो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, कभी ध्यान दिया आपने, जब चीजें एक दीवार पे टकराती हैं या कोई चीज एक दूसरे से टकराती है, चाहे जितनी मर्जी वो सॉलिड हो, चाहे जितनी मर्जी देखने में हार्ड हो, जब वो टकराती है ना तो उनकी शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो थोड़ी देर के लिए दब जाती है, फिर ओपन अप हो जाती है, फिर वैसी लगने लगती है, बट उसकी शेप में थोड़ा सा फर्क आता है, जब चीजें एक दूसरे से टकराती हैं तो उनकी शेप थोड़ी सी दब जाती है। तो ये याद रखना, कोलिजन में भी यही है। अब मान लो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे समझ लेना, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, और ये मान लो आप एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैंने मान लिया m2, m1 m2 2 ऑब्जेक्ट है, ये आगे की तरफ जा रहा है किसी स्पीड से u1 से, ये आगे जा रहा है किसी स्पीड से u2 से, क्या लगता है ये इससे कब टक्कर मारेगा, जब u1 बड़ा होगा या u2 बड़ा होगा, जरा बस इतना बताओ मुझे, इनकी टक्कर होगी कब होगी, जब u1 बड़ा होगा या बड़ा u2? होगा तो जब u1 बड़ा होगा, ऑब्वियसली जब ये तेज चल रहा होगा, ये धीरे चल रहा होगा, तभी तो टकराएंगे, अगर u2 बड़ा हो गया तो कभी टक्कर होगी नहीं, है ना, तो इसको बोलेंगे बिफोर कोलिजन, इसको हम बोलेंगे जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन से थोड़ी सी पहले हम क्या कह सकते हैं, जब वो टकराए थे उससे थोड़ी सी पहले की सिचुएशन ये है कि मेरा u1 u2 से बड़ा है, अभी ये टकराने वाले हैं, है ना, अभी ये टकराने वाले हैं, अभी टक्कर नहीं हुई है, अभी तो सब हालात काबू में है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टकराए नहीं है सर, अभी टकराने वाले हैं, तो ये जस्ट बिफोर कोलिजन है। अब कोलिजन के टाइम पे क्या होगा, ये एक दूसरे से टकराएंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से ऐसे टक्कर मारेंगे, और टक्कर मारेंगे तो क्या होगा आप समझ सकते हो, टक्कर मारते टाइम क्या होगा, पीछे वाला आगे वाले को धक्का मारेगा, आगे वाला पीछे वाले को, एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देंगे, ये यानी कि एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देंगे, पीछे वाला आगे वाले को धक्का मारेगा चल बे आगे, और आगे वाला पीछे वाले को मारेगा तू चल बे पीछे, है ना, ऐसे ही होगा ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे ना, तो आपको कहोगे सर जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना ही फोर्स पीछे लग रहा है, इसलिए तो हम बोलते हैं नेट फोर्स 0 है, ठीक है ना, एट टाइम ऑफ मोमेंटम, एट टाइम ऑफ कोलिजन, सॉरी, एट टाइम ऑफ कोलिजन ये एक दूसरे को धक्का मार रहे होंगे इक्वल एंड अपोजिट, बट डेफिनेटली नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, इससे धक्का कहां मिल रहा है, आगे या पीछे, इसको कहां धक्का लग रहा है, आगे या पीछे, इसको कहां फोर्स मिल रहा है, आगे, और इसकी स्पीड भी कहां थी पहले बोलो, आगे, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही होगी और इसकी स्पीड धीरे धीरे घट रही होगी, क्योंकि ये आगे चल रहा था और इसको फोर्स पीछे मिल रहा है, तो आगे वाले की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही होगी और पीछे वाले की धीरे धीरे घट रही होगी। एक टाइम आएगा ये कंप्रेस हो जाएंगे, एक टाइम आएगा बच्चे, मेरी बात ध्यान से समझना, इनके बीच में एक मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, ये ऐसे दब चुके होंगे, ऐसा होता है, आप रियल लाइफ में देखना, आप सर्च करना चाहे गूगल पे, जब चीजें एक दूसरे से टकराती हैं तो उनमें कुछ कंप्रेशन आता है, वो थोड़ा सा दब जाती हैं, फिर वो खुल जाती हैं, अलग बात है, बट यहाँ पे कंप्रेशन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे कंप्रेशन आएगा। क्या आपको एक चीज पता है, स्प्रिंग को दबाने से स्प्रिंग की एक एनर्जी बढ़ जाती है, किसी को याद है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, स्प्रिंग को जब दबाते हैं या खोलते हैं तो उसकी एक एनर्जी बढ़ जाती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक या पोटेंशियल, क्या बोलते हैं उसकी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ भी एक चीज याद रखना कि इनिशियली इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, टकराने से पहले कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या यहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं है, यहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है, सिर्फ क्या है इनके पास, काइनेटिक एनर्जी। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको ऐसा नहीं लगता कि काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा पोटेंशियल में जाना चाहिए सर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से ही तो पोटेंशियल जनरेट हुई होगी, एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, मैंने माना ही नहीं कोई फ्रिक्शन है,
मैंने माना ही नहीं कोई हीट है। यानी कि जब वो टकरा रहे हैं और एकदम दब गए हैं तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा पोटेंशियल में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन पे आप बोलोगे सर इसके पास काइनेटिक भी है प्लस पोटेंशियल भी है। तो बस मुझे आप इतना बता दो, इस सिचुएशन में इस वाली स्टेज पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी? क्या लगता है? पहले वाले में सर, पहले वाले में पहले ज्यादा वाले थी ना, क्योंकि मान यहाँ लो पे ना कन्वर्ट हो पहले गया। आपके पास 100 जूल काइनेटिक एनर्जी थी, तो अब काइनेटिक एनर्जी अपने अपना कुछ हिस्सा पोटेंशियल को दे दिया, मान लो 20 जूल पोटेंशियल में चली गई, तो काइनेटिक तो घट ही सकती है ना। तो आप कह सकते हो कि सर इस टाइम पे जब यहाँ ये मैक्सिमम कंप्रेस्ड है, ये जब एक दूसरे को मैक्सिमम दबा रहे हैं, जब ये मैक्सिमम कंप्रेस्ड है, तो यहाँ पे कुछ हिस्सा हमारा किस में चला गया होगा? बोलो, पोटेंशियल में चला गया होगा, तो काइनेटिक कम हो गई होगी। यहाँ वाली काइनेटिक पहले वाली काइनेटिक से कम होगी। अब 3 केस हो सकते हैं, अब 3 सिचुएशन हो सकती है, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अब या तो ये होगा ये 100% ओपन हो जाए, जैसी पहली शेप थी बिल्कुल वैसे हो जाए, तो क्या दोबारा से पोटेंशियल काइनेटिक में चली जाएगी? क्या ये लॉजिक क्लियर है भाई? जब वो मैक्सिमम कंप्रेस हो रहे थे, काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा पोटेंशियल में गया था, अगर वो 100% ओपन अप हो जाएंगे तो पोटेंशियल तो फिर से 0 हो जाएगी, तो यानी पोटेंशियल किस में चली जाएगी दोबारा से? बोलो, काइनेटिक में। ऐसे कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक, जहां ऑब्जेक्ट टकराने के बाद 100% ओपन हो जाते हैं, कोई शेप में डिफॉर्मेशन नहीं बचता, ऐसे कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। यानी कि आप कह सकते हो कि सर अगर ये 100% शेप रीगेन कर ले, बिल्कुल सेम शेप में आ जाए, 100% सर जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही बन जाए आफ्टर कोलिजन, है ना? कब चेक कर रहे हैं हम? आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद सर अगर ये 100% वैसे ही हो जाए, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, आगे वाले की वेलोसिटी कुछ v1 हो गई, पीछे वाले की कुछ v2 हो गई, ठीक है ना? तो इसमें 100% शेप रीगेन हो जाएगा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी जो पहले थी। क्या ये बात क्लियर है? इसी कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? बोलो, इसी कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, है ना? या फिर खाली इलास्टिक बोलोगे चल जाएगा, खाली इलास्टिक बोलोगे ना तो भी चल जाएगा, परफेक्टली तो लगा देते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं इसको। वैसे इसको आप सिर्फ इलास्टिक कोलिजन बोलोगे तो भी समझ जाएगा वो। ये समझ में आया क्यों बोला था मैंने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी? क्योंकि बेटा जो पहले होगी कोलिजन से, वही कोलिजन के जस्ट आफ्टर होगी, जस्ट आफ्टर कोलिजन वही एनर्जी होगी, क्योंकि जो भी एनर्जी पोटेंशियल में गई थी वो तो वापस आ गई ना, है ना? तो ये हमारा केस 1 हो गया। केस 2 सोचो बेटा, केस 2 सोचो। केस 2 में ये होता है कि सर शेप रीगेन तो हो गई बट 100% नहीं हुई, शेप पूरी तरीके से रीगेन नहीं हुई, शेप रीगेन नहीं हुई, रिटेन नहीं कर पाया, 100% नहीं हुआ, थोड़ा सा खुला, ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए, थोड़ा सा खुला, बट 100% रीगेन नहीं हो पाया। यानी कि आप कहोगे सर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी अभी भी है। यानी कि इस केस में अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग तो हो गए, ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग तो हो गए, इसकी वेलोसिटी v1 डैश मान लो, इसकी वेलोसिटी v2 डैश मान लो, बट सर इस केस में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी, क्योंकि वो थोड़े थोड़े दबे रह गए सर, 100% ओपन अप नहीं हुए। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है? फाइनल जो है काइनेटिक एनर्जी जो है मेरी फाइनल, वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इनिशियल फाइनल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, क्योंकि यहां इसके पास थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी। और जो तीसरा केस है, जो मेरा थर्ड केस है, इसको क्या बोलते हैं? इस वाले कोलिजन को बोलते हैं इनइलास्टिक। जो मैंने ये वाला कोलिजन लिखा है इसको क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक, जिसमें ऑब्जेक्ट 100% रीगेन नहीं कर पाता। तीसरा कोलिजन ये है जिसमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी रीगेन नहीं कर पाता, नो रीगेन एट ऑल, है ना? इसमें क्या हुआ है? 100% रीगेन नहीं हुई है, यहां 100% से कम हुई है ना? लेस देन 100% हुई है, आप ये कह सकते हो। कुछ तो रीगेन हुई है बट लेस देन 100% हुई है। बट एक कोलिजन ऐसा होता है जिसमें बिल्कुल रीगेन नहीं होती, मतलब ये ऑब्जेक्ट एक साथ ही मूव करते रहेंगे किसी स्पीड से, क्योंकि यहां पे जब वो इसकी शेप डिफॉर्म होती है ना, उस टाइम ये ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे होते हैं। तो यानी कि ये चिपक गए हैं कि सर ये फाइनली चिपके हुए ही रहेंगे और उसी स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे सर, इनकी शेप रीगेन हुई ही नहीं। इस कोलिजन को क्या बोलते हैं? इसमें क्या आते हैं? शेप बिल्कुल भी रीगेन नहीं हुई, शेप बिल्कुल रिफॉर्म या रीगेन जो भी कहना चाहते हो नहीं हुई, है ना? रिफॉर्म ज्यादा बेटर वर्ड है लिखने के लिए। शेप बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं हुई, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं फाइनली, है ना? दोनों की स्पीड सेम है फाइनल। इसको हम कौन सा कोलिजन का नाम देंगे? इस कोलिजन को हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक।
इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक यानी कि प्लास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। और फाइन इसमें मैक्सिमम लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस है सबसे ज्यादा, क्योंकि खुद ही सोचो ना इसमें मैक्सिमम लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि जितनी भी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक कन्वर्ट हुई थी वो कभी दोबारा काइनेटिक में आई ही नहीं। इसमें तो थोड़ा बहुत हिस्सा दोबारा काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ओपन अप हो गए थे। यहाँ थोड़ा बहुत ओपन हो जाते हैं और ऑब्जेक्ट अलग अलग भी हो जाते हैं, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का लॉस है बट उतना नहीं है। इसमें तो मैक्सिमम लॉस है भाई, इसमें तो इतना ज्यादा लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि एक बार पोटेंशियल में गए अब साथ ही मूव कर रहे हैं, तो इसमें हमारा काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस है। मोमेंटम तीनों में कंजर्व है, ये बात लिख लेना। लीनियर मोमेंटम किसी में भी लॉस नहीं हुआ है, लीनियर मोमेंटम हर कोलिजन में कंजर्व है, क्योंकि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, तो मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा। एनर्जी कंजर्व हो भी सकती है, नहीं भी, डिपेंड करता है कौन सा कोलिजन है। सर जी इलास्टिक कोलिजन का हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो जो स्पॉन्ज का कोलिजन। किसका कोलिजन? स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज, यस सर। देखो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जनरली इलास्टिक जो कोलिजन है ना वो ऐसे स्पॉन्जी चीजों में नहीं होते हैं। मैं आपको वैसे बता दूं, वो आपको ऐसा लग रहा है कि सर स्पॉन्ज 100% खुल जाता है, इसलिए आपने बोला, राइट, कि सर स्पॉन्ज तो हमें दोबारा से बिल्कुल 100% खुला हुआ नजर आता है, इसलिए आपने ये बोला है ना। बट उसमें भी क्या होता है, उसमें कुछ हीट जनरेट हो जाती है उसमें, क्योंकि वो इतना स्लो प्रोसेस है। जनरली बहुत रिजिड ऑब्जेक्ट्स में आपको इलास्टिक कोलिजन मिलेगा, जैसे कि बिलियर्ड बॉल्स नहीं होती, वो पूल वाला गेम देखा आपने, भारी भारी बॉल्स होती हैं, एक से दूसरे टकराती हैं, तो वहां आपको ये जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा रिजिड ऑब्जेक्ट्स में आपको मिलेगा वो, ठीक है ना। स्पॉन्जी ऑब्जेक्ट्स में ना वो बहुत देर लगाता है खुलने में, उतने में कोई ना कोई एनर्जी लूज हो जाती है, कुछ हीट जनरेट हो जाती है या कुछ हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, और ये चीजें बिफोर और आफ्टर कोलिजन है, जस्ट बलून में बिफोर। होता है सर, हाँ जी बेटा। बलून में नहीं बेटा, बलून रिजिड नहीं है ना ऑब्जेक्ट, दिस दैट्स नॉट अ रिजिड ऑब्जेक्ट। रिजिड सर ऑब्जेक्ट जरूरी है। जनरली रिजिड ऑब्जेक्ट्स में ऐसे केस हो आपको मिलेगा इलास्टिक कोलिजन वाला, 100% वाला। बट अब वो किसी एग्जांपल में बोल सकता है कि सर वो बलून से टकराया है, शायद ऐसा हो गया होगा, बट नहीं, जनरली वो आपको रिजिड ऑब्जेक्ट्स में ज्यादा मिलेगी प्रोबेबिलिटी की इलास्टिक मिल जाए रियल लाइफ में। बट आपको पता है रियल लाइफ में परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन एग्जिस्ट नहीं करते, पता है क्यों? क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारा एजम्पशन लिया है, हमने सिर्फ दो ही तरीके की एनर्जी ली है, कौन सी? पोटेंशियल और काइनेटिक। पर आपको पता है जब चीजें टकराती हैं, जब बॉल भी टकराएंगी, आवाज भी प्रोड्यूस होगी, साउंड भी प्रोड्यूस होगी ना, लाइट भी प्रोड्यूस हो सकती है। हम उन एनर्जी को भूल गए, वो भी तो एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, पर हम उन एनर्जी के लॉसेस को यहाँ नेग्लिजिबल मान रहे हैं, हम बहुत आइडियल केस मान रहे हैं। तो आइडियली लाइफ में कोई भी कोलिजन 100% इलास्टिक हो ही नहीं सकता, मतलब बड़ी क्लोज चीज टू है, इलास्टिक कह सकते हो, बट नेवर इलास्टिक, ठीक तो है। सारी एनर्जी ले लेंगे तो फिर ये जो हमने पहला केस लिया इलास्टिक वाला वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, इन रियलिटी 100% इलास्टिक कोलिजन नहीं होता। बट ये हो सकता है कि सर साउंड में जो पोर्शन ऑफ एनर्जी गया, मान लो उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल है आपकी 1000 जूल, हाँ और जो हाँ साउंड में गया वो 0.1 जूल है, तो आप कहोगे सर क्या ही है, छोड़ दो ना, बच्चे की जान लोगे अच्छा, क्या, 0.1 जूल हटा दो इसको, है ना। मतलब वो कोई बहुत एग्जांपल होगा बहुत ही इसका? नेग्लिजिबल होता है सर। नेग्लिजिबल हो सकता है, ऐसा क्लोज टू इलास्टिक कोलिजन एग्जिस्ट, है ना, बिल्कुल बट सर। नेवर इक्वल्स टू इलास्टिक। इलास्टिक तो हो ही नहीं सकता, परफेक्ट चीजें तो होती नहीं है ना, परफेक्ट तो कोई तो नहीं है। एग्जांपल कोई होगा इसका? नहीं सर, प्लीज थोड़ा एग्जांपल दे दीजिए। किसका बच्चे? इलास्टिक का? किसी भी तीनों में से प्लास्टिक का तो बहुत आसान है, जैसे आपने देखा दो गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हैं, फिर एक के अंदर ही रह जाती हैं और फिर वो साथ मूव करती हैं। या फिर आपने अभी पीछे भी देखा था, ये भी प्लास्टिक कोलिजन का एग्जांपल था, ये जो बुलेट वाला क्वेश्चन था, देखो बुलेट इसके अंदर टकराई, अंदर ही मर्ज हो गई, दोनों साथ जा रहे हैं, ये भी प्लास्टिक कोलिजन होगी। इन इलास्टिक का इन इलास्टिक के तो सारे कोलिजन इन इलास्टिक है बेटा, उसमें क्या एग्जांपल दूं? कोई भी चीज दूसरे से टकरा रही है, बोतल मेरे हाथ से टकरा रही है, इन इलास्टिक है। सारी कोलिजन जो टकरा के वापस आ जाती है इन इलास्टिक है ना। तो इनइलास्टिक तो सबसे ऑर्डिनरी केस है, वो तो हर कोलिजन को ही आप इनइलास्टिक कह सकते हो जहां एनर्जी कुछ ना कुछ लूज होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ वो रिटेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। ओके डन। आज इतना रिवाइज करना है सभी को। ये पीछे मैंने ये दिया भी हुआ, ये जो चार्ट है, ये चार्ट इसी से बना है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो जो मैंने यहाँ बनाया, ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा सर कलरफुल भी है, ठीक है। यस सर लेकिन जब दौड़ो सर बहुत ज्यादा ही रिजिड होते हैं, जैसे एक तो ग्लास बॉल पूरा का और सर नीचे मार्बल हो, सर अगर ऐसे ड्रॉप कर देते हैं तो बहुत वाइब्रेशन होता है, तो सर वो इसमें नहीं आता सर। वाइब्रेशन, मतलब समझा नहीं, वाइब्रेशन आता है मतलब ब्लॉक टकराता है, ग्लास की बॉल टकराती है, फिर क्या होता है? नहीं सर मतलब तो वो सर उसमें कॉलिजन का सर ये तीनों में से तो कुछ होगा कि नहीं होगा सर उसमें, क्योंकि दोनों उस टाइम पूरा परफेक्टली रिजिड होते हैं ना सर। नहीं, जैसे कोई भी बॉल अगर आपकी टकरा रही है फ्लोर से,
है ना। तो मैंने ये नहीं हाँ कहा कि सर। अगर रिजिड है तो उसमें इलास्टिक ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये कोलिजन के टाइप पे डिपेंड करता है कि चीजें किस तरीके से टकरा रही हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये इसके मतलब बॉडी को रिटेन करने की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। रिजिड वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि रिजिडिटी डिफाइंस कि आपके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा बदले ना, और बदले तो वापस रिटेन कर ले अपने ऑब्जेक्ट को। और अगर आप जैसे जैसे क्ले मान लो, अगर आप एक क्ले को ऐसे मैं छोड़ दूं तो चिपक जाएगी एक जगह जाके, तो अपनी बॉडी को शेप को रिगेन करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती है ना। बट 100% किसी में भी इलास्टिसिटी नहीं होती। अगर आप किसी भी चीज को देख लो, अगर आप उसको टकराओगे तो आपको नहीं लगेगा, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें जरूर आ जाएंगे, डिफॉर्मेशन उसमें जरूर आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, आप माइक्रोस्कोप से तो देख नहीं रहे। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे भी थोड़ा बहुत डिस्टोर्शन आ गया तो 100% कंजर्वेशन कभी नहीं लग सकता। ठीक है, हाँ ओके, सर यस मी सर यस। सर एक सेंटर ऑफ मास का डाउट था, बेटा आपका आप टाइम बता ओवर देंगे? हो चुका है और बहुत ऊपर जा चुके हैं हम, है ना। नहीं एक सेकंड अभी है, 4 मिनट है, आप पूछो 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 क्या पूछ रहे यस हो। हाँ सर। पूछो सर पूछो आपने जो बैट वाला केस बताया था ना कि उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो थोड़ा नीचे की साइड लाई करता हाँ है, जी। तो सर क्वेश्चन पूछना था कि अगर हम उसको सेंटर ऑफ मास की साइड से कट करेंगे तो जो दोनों पोर्शंस होंगे उनका मास सेम रहेगा या फिर एक का हैवी हो जाएगा? नहीं ऐसा नहीं है कि दोनों का सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि हम ये नहीं कह सकते कि वो दोनों का मास सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अगर आप तो ऐसे सोच रहे हो, हाँ नहीं ऐसा हैवी नहीं है। किस साइड रहेगा? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर आप टॉर्क बैलेंस करने की कोशिश करोगे, अभी हम टॉर्क पढ़े नहीं है, आगे इसका आंसर जो आप पूछ रहे हो ना वो हम टॉर्क से ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। बट आप इतना याद जिसको रखना डाउट नहीं हो जा इस सकता केस में, है। है ना, क्योंकि अगर हम देखें इस केस में इसका जितना टॉर्क यहाँ से मिलता है उतना ही टॉर्क यहाँ से मिलता है। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कम है तो इसका मास ज्यादा होगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास के आसपास कट करोगे तो इस वाले पोर्शन का मास आपको ज्यादा मिलेगा। आपने ये रिलेशन भी बताया था क्लास में, कौन सा वाला तो बेटा? यही वाला बताया था कि कम डिस्टेंस है तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो उस तरफ ज्यादा होगा, हाँ इसलिए। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास के पास मास ज्यादा होता है ना, आप ये कह सकते हो। आप ये कह सकते हो, आप इसको चलो ऐसे कह लो कि सर मैं मान लेती हूँ ये 2 ऑब्जेक्ट से बने, आप बैट को ऐसे कर लो। अगर आपको इसको समझना है ना तो आप एक काम करो, आप कहो कि सर ये बैट ऐसा है और बैट को ना मैं ऐसे मान लेती हूँ इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे है। सर इस हिस्से को मैं मान लेती हूँ कि इस हिस्से का सेंटर ऑफ मास यहाँ है और इस हिस्से का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ऐसे ही होगा ना। और आपको Yes. पता है यहाँ से जो ऑब्जेक्ट ज्यादा हैवी होगा सेंटर ऑफ मास उसके पास होगा, है ना। तो सेंटर ऑफ Yes. मास हिस्से के पास ज्यादा होगा तो आप कह सकते हो कि सर ये पोर्शन हैवी होगा, ओके, थैंक है यू ना। सर। ओके और सर इस वाले टेस्ट में आप जितना सैटरडे तक पढ़ाएंगे उतना ही आएगा? हाँ जी बेटा, और सैटरडे तक हो जाएगा, कोलिजन ही रह गया है। और कोलिजन का ओ, क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत, मैंने बात की थी तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, वैसे हो जाएगा कल तक। कल कोलिजन हो जाएगा, सैटरडे को तो हम आगे चालू कर देंगे कुछ, ठीक है, घबराओ मत। रोटेशन। सर हम ठीक लोग है जा सकते हैं सर। सर बिल्कुल, कल सभी को जाना है, छुट्टी मुझे नहीं भी है जाना ना? है। ठीक है, हाँ जी बेटा सर बोलो। कल छुट्टी नहीं है ना सर? नहीं कोई छुट्टी नहीं है भाई, कोई क्यों छुट्टी। सर? ठीक है, और सर आपकी शायरी कल पेंडिंग रह जाए। अच्छा तो तुम वेट कर रहे थे कि टीचर्स डे आए और बिल्कुल सर को सर। लपेटे हम। ठीक है चलो, याद थैंक यू सो रखेंगे। मच। ओके बेटा, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। यस सर। बाय ओके सर। बच्चे, बाय।